अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरीज। जो स्टूडेंट्स लेक्चर के साथ साथ चल रहे हैं वो ये बात देखेंगे कि ये थ्योरी हमारी बुक में थोड़ा सा देर से आती है, लेकिन मैं इसको पहले पढ़ा रहा हूँ। इसकी वजह सिर्फ ये है कि ये थ्योरी एक सिंपल थ्योरी है और मैं समझता हूँ कि इस थ्योरी को पहले पढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सिंपल लॉजिक के साथ और सिंप्लीफाइड वर्जन के साथ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है। और जैसे जैसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पर जाएंगे वो थोड़ा सा इससे सुपीरियर भी है और उसका एडवांटेज भी इससे ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि आपको सिलसिला वाइज क्रॉनिकली मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, जो पहले आया उसको पहले पढ़ाते हैं ताकि आपके लिए समझना भी आसान रहे। इस टॉपिक को हम एक सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये इसलिए जरूरी है कि आप अगर देखें, आप इसको स्पीड से भी देख सकते हैं, अगर आप स्पीड से समझ सकते हैं आप इसे कई दिन में डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये तो आप पर डिपेंड करता है, बट बात यह है कि इसको साथ साथ लिखो बनाओ। क्योंकि बनाओ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर्स के बारे में काफी नॉलेज आएगा, तो बनाने का टेक्निक आपको लाजमी आना चाहिए। और जितना ज्यादा नॉलेज बुक ने दे दिया है इस चैप्टर के अंदर, मुझे लगता है कि ये एग्जाम के अंदर कोई अच्छा पोर्शन लेके जाएगी। ठीक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज तो बनेंगे ही, लेकिन इसमें कई लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा थ्योरी का जो पोर्शन लिख दिया है वो जाहिर सी बात है एक सिंगल क्वेश्चन में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको ये सोच के चलना है कि इसके डिफरेंट पार्ट्स एज अ डिफरेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पर नए स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं हाई अचीवर्स बैच में खुशामदीद कहता हूँ। हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 3 का, और इस बुक का हो गया है तकरीबन 30th लेक्चर। ठीक है ना, तो हम चल रहे हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ने लगे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और इस थ्योरी को पढ़कर आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। अपना जो नॉलेज है वो आप यहाँ पर देखेंगे किस तरह से बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये थ्योरी बड़ी खास है। इस थ्योरी से समझने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि जो मॉलिक्यूल की शेप होती है, ज्योमेट्रीज होती हैं, कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि ये मेरे पास एक ज्योमेट्री है। इस ज्योमेट्री को अगर आप गौर से देखो तो ये ज्योमेट्री ऐसी है, लेकिन अगर मैं इसके साथ एक और आपको ज्योमेट्री दिखाऊं तो ये ऐसी है। तो आखिर इन दो ज्योमेट्रीज को ऐसे क्यों बनाया गया है? इनमें क्या फर्क है और क्या ऐसे रूल्स हैं या तरीकेकार हैं जिसको फॉलो कर कर आप इन मॉलिक्यूल्स को समझ सकते हो? ठीक है, मॉलिक्यूल अलग अलग अंदाज के होते हैं, मॉलिक्यूल को आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है नहीं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल जो मेरे हाथ में है, अभी तक तो आपको ये जस्ट एक सिंपल केमिस्ट्री का ये समझ लो कि छोटे से पार्टिकल की शक्ल पे नजर आ रहे हैं, बट इसकी पूरी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। ठीक है जी, तो इन मॉलिक्यूल्स को ही पढ़ रहे हैं आज। तो यहाँ पर यही इंट्रोडक्शन में दिया गया है और नाम में भी ये बताया गया है। नाम में क्या बताया गया है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। जब एक एटम दूसरे एटम के करीब आता है तो इस एटम के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन इस शेल के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो जब वो बॉन्ड बना लेते हैं तो सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन में तो चार्ज होता है नेगेटिव, तो फिर वो एक दूसरे को क्या रिपेल नहीं करते होंगे? तो यही थ्योरी उन इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स के रिपल्शंस के बारे में बताएगी कि वो रिपल्शंस को कैसे कम करना है और मॉलिक्यूल को अपनी बनावट कैसे बनाए रखनी है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन अ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन के बारे में पढ़ेंगे, अभी बहुत सारा नॉलेज है तो वो आपको समझ में आने लगेगा। बाकी सिडविक एंड पावेल को अंडरलाइन कर लेना या अपनी बुक में अच्छी तरह हाईलाइट कर लो, ये इसने 1940 में दिया। अब चलते हैं बेसिक assumption की तरफ। assumption का मतलब ये होता है कि हम ये मानकर चलेंगे या ये हम सोचकर चलेंगे कि ऐसा ही होगा। जैसे कैसा होगा? कहता है मॉलिक्यूल विल टेक शेप, या शेप को हम ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं, लेकिन शेप और ज्योमेट्री में थोड़ा चेंज भी आएगा आगे चलकर। फिलहाल आगे चलते हैं। टेक अ शेप एज अ रिपल्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द बॉन्डेड एटम आर मिनिमम। मॉलिक्यूल टेक अ शेप, मॉलिक्यूल की कोई शक्ल होगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मॉलिक्यूल की एक शक्ल है, या मैं आपको कहता हूं कि ये एक मॉलिक्यूल की शक्ल है। अब इन मॉलिक्यूल्स की शक्ल को हम यूं कहेंगे कि देखो भाई, सपोज कीजिए ये आपके पास क्या है, एक
बॉन्ड है और इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन से बहुत दूर कर दिए जाएं, इतना दूर रखे जाएं जितना कि वो दूर रह सकते हैं, जितना आप उसे दूर कर सकते हो इस ज्योमेट्री को बनाते हुए, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की जो रिपल्शन होगी वो क्या हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी, यानी मिनिमम हो जाएगी। फिर उसके बाद वो लिखता है इन ऑर्डर टू हैव मिनिमल रिपल्शन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज देमसेल्व्स एट अ फारदेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। अब दूर से दूर रहना जरूरी है ताकि रिपल्शन को कम से कम किया जा सके। तो अब स्ट्रक्चर भी बनाना है और रिपल्शन को भी कम से कम करना है और डिस्टेंस को ज्यादा से ज्यादा करना है। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक सेंट्रल एटम है, ये हमारे पास एक सेंट्रल एटम है। इस सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द दो एटम्स मजीद हैं, बॉन्डेड एटम्स। तो उन्होंने अपने आप की शक्ल ऐसे रखी कि इन दोनों के दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, इन दोनों के दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। और जब ज्यादा सेंट्रल एटम को, ये सेंट्रल एटम है, को ज्यादा एटम घेरते हैं, अब वो किस तरह से रहेंगे, अब वो इस तरह तो नहीं रह सकते जैसे कि ये रह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम दूरी तो इसी वक्त पॉसिबल हो सकती थी इस तरह के स्ट्रक्चर में जब दो एटम हो। जब एटम ज्यादा होंगे तो फिर वो अपने स्ट्रक्चर को बनाते हुए कुछ चेंज लेकर आएंगे और रिपल्शंस को मिनिमम करने के लिए अपने आप को एक दूसरे से दूर रखेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि मॉलिक्यूल की शेप रिपल्शंस की वजह से चेंज हो जाती है। मतलब कोई ये कहे कि एटम करीब आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, उन इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन नहीं हुई, तो रिपल्शन हुई, लेकिन रिपल्शन होने के बावजूद भी जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होता है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताई। अब चलते हैं मजीद आगे, और वो कहता है कि ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल BF3 का है। अब देखो, मैंने अभी आपको ये मिसाल दी है 4 की और ये मिसाल मैंने आपको दी है 2 की। 2 से मुराद यहां सेंट्रल एटम को 2 एटम घेर रहे हैं, यहां सेंट्रल एटम को 3 घेर रहे हैं। अपना इस तरह देखो तो आपको 3 नजर आते हैं और मैक्सिमम घुमा के दिखाऊं तो 4 आते हैं, आगे चल के भी दिखाऊंगा अच्छे तरीके से। लेकिन 2 के बाद क्या आता है, 3। जो 3 है तो ये देखो, एक ऊपर एक नीचे, ये किस तरह से है, ये इस तरह से अगर आप देख सको तो मैं आपको दिखाता हूं। वैसे तो ये आपको अब फ्लैट नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली फ्लैट नहीं है, बस समझ लें कि ये ऐसे है। अगर ये ऐसे है तो क्या मतलब है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यानी इन तीनों के दरमियान का जो फासला है वो बराबर होगा। तो बराबर फासले की वजह से क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये बन जाएगा ऐसा कि एंगल होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री, और यहां पर भी अगर देखा जाए तो 120 डिग्री। तो टोटल अगर सर्कल कर दिया जाए तो कितना होगा, 360 डिग्री। तो 360 पर मैक्सिमम दूरी ऐसे ही बनाई जा सकती थी कि 120 डिग्रीज के एंगल पर जो बॉन्डेड एटम्स हैं, सराउंडिंग एटम है, वो रहें। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को खुद ब खुद क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट बात में क्या लिखता है, ये वो सबसे अहम पार्ट है जो अभी शुरू में तो आपको सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा, समझ इतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन ये एक्चुअली वो रूल्स हैं या कह लें इस थ्योरी के पास्टुलेट्स हैं कि जिनके बारे में अगर आप समझ लो तो फिर आगे जो चलकर आपको समझाया जाएगा या एग्जाम्पल दी जाएंगी, फिर आप इन्हीं की बेस पर करोगे। तो फिलहाल हम इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमें ये दिमाग में रख लो, भाई ये वाली बात दिमाग में रख ली हमने। अब इसको आगे इंप्लीमेंट कैसे करना है एग्जांपल्स के थ्रू, वो फिर आप देखोगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अच्छा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन जो स्टूडेंट्स ने अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करवाई थी तो वहां बहुत दफा मैंने ये बताया था, लेकिन मैं यहाँ फिर भी थोड़ा सा आपको समझा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन है तो दूर हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम ये लेते हैं कि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं जैसे ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन जो है वो आपके पास क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखता है और इसके वैलेंस देखो, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में फिर कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को आपको ऐसे रखना होता है, 2s2 2px 2py 2pz। अगर मैं जो बाकी इलेक्ट्रॉन बच गए हैं वो देखो, 2 तो पहले शेल में थे, वो बनाया नहीं है क्योंकि वो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते नहीं है। तो सेकंड शेल वैलेंस शेल
वही इलेक्ट्रॉन कीमती हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, तो 2, ये आपके पास 3, 4, 5 और ये 6। अब मैंने आपके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, इसलिए मैं इस पे बहुत ज़्यादा बहस नहीं करूंगा, बस आपको कोई क्लिक व्यू दूंगा। अब इसमें करना ये है, आपने सोचना ये है कि ये जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ठीक है, ये जो 2 पेयर्ड है ना, इनका नाम आप रखोगे लोन पेयर, ठीक है जी, ये लोन पेयर है। अब लोन पेयर कैसा होगा, ये देखो एक ऑर्बिटल है, जैसे कि यहाँ px एक ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल जब तक हाफ फिल्ड नहीं होगा उस वक्त तक ये एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड नहीं बनाएगा। अच्छा, ये मैं बता दूं आपको, जो थ्योरीज हम पढ़ेंगे, चाहे वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हो, वीबीटी हो, एमओटी हो, वो ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड को ही एक्सप्रेस करती है, ठीक है। तो आपने कोवेलेंट बॉन्ड यानी शेयरिंग का कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहाँ पे फिलहाल आपको ये बात समझाई गई कि ये वाले जो आपको 2 दिखाए गए हैं, ये 2 किसी सूरत भी बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, यानी कि मैं लिख सकता हूं नॉन बॉन्डिंग, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना सकते। इनका नाम फिर बता दिया गया है, इनका नाम है लोन पेयर। अब अगली बात सुनो, अगली बात ये है कि ये जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी दूसरे एटम से ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद शेयरिंग कर सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में। तो शेयरिंग करने के बाद क्या होगा, ये कोई बॉन्ड बन जाएगा, तो ये दोनों के दोनों बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे। तो हम क्या देते हैं यहाँ पर बॉन्ड। अभी ये आपको पेयर नजर नहीं आ रहे, ये अभी एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब शेयरिंग हो जाएगी तो फिर ये पेयर बन जाएंगे। शेयरिंग उस वक्त होगी जब मॉलिक्यूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट मॉलिक्यूल में क्या होता है, पेयरिंग हो जाती है। अभी दिखाएंगे वो पेयरिंग, समझाएंगे अच्छे तरीके से, लेकिन फिलहाल समझ में आया कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होते हैं। अब तक आपने सीखा कि जो लोन पेयर होते हैं वो किसी एक ही न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जैसे अगर मैंने ये आपको दिखाया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटम, तो ये ऑक्सीजन के एटम के पास ही हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों के दोनों पेयर्स। तो लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस के अंडर होते हैं। जैसे मैंने आपको आगे समझाया कि ये जो आपके पास 2 थे, इनमें जब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होंगे, उससे तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो दो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी नेबर एटम से जब मिलेगा तो बॉन्ड बनेगा ना, इसे क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर, और इसमें 2 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होंगे। तो आपने अब सीख लिया कि लोन पेयर एक ही न्यूक्लियस के अंदर होता है और जो बॉन्ड पेयर होता है वो 2 न्यूक्लियाई के अंदर होता है। तो अब यहां पर नेक्स्ट बात समझते हैं और देखो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो क्या कहता था कि बॉन्ड पेयर और यानी लोन पेयर पहले लिखा है, बॉन्ड पेयर बाद में। तो लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट, ये हिस्सा लेंगे किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। यही बात उसने आगे लिखी, नंबर 2, ठीक है। अभी फिलहाल लोन पेयर बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये आपके पास अगर एक एटम है, ठीक है, और इसके गिर्द जो सेंट्रल एटम है, देखो ये तो हो गया सेंट्रल एटम, इसके गिर्द जो एटम्स हैं वो क्या बना रहे हैं, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और यहां पर उसका चौथा बॉन्ड, ठीक है जी। तो ये जो बॉन्ड्स बना रहे हैं सेंट्रल एटम के गिर्द जो बॉन्ड बन रहे हैं, तो वो क्या कहेगा, कहता ये है आर अरेंज्ड, उनको रखना है। कैसे रखना है, एट मैक्सिमम डिस्टेंस, वही बात, दूर से दूर रखना है। क्यों, टू अवॉइड रिपल्शंस, ताकि रिपल्शंस कम से कम हो सके। तो ये तो बड़ी मुश्किल बात तो नहीं थी ना कि लोन पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं, उनको दूर रख दो ताकि रिपल्शन कम से कम हो जाए, लेकिन लिखना आपने ऐसे ही है। तो आगे देखो भाई क्या लिखता है, तो डिस्टेंस कम से कम रख दिया। अब है रिपल्शन स्ट्रेंथ। अब रिपल्शन को की जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसे होती है, यानी क्या हर इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक जितनी रिपल्शन देंगे। तो यहां पर वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी खास तरतीब है। लोन पेयर रिपल्शन सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो गौर से, ये जो आपके पास समझ लो जो समझ लो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये 2 जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये कौन से वाले हैं, वही 2 जो लोन पेयर है। तो ये देखो एक न्यूक्लियस के अंदर है, जब एक न्यूक्लियस के अंदर होंगे तो जाहिर सी बात है ये सारा जो इलेक्ट्रॉन का जो
क्लाउड है या कह लो इलेक्ट्रॉन का जो फैलाव है वो एक ही न्यूक्लियस की तरफ धकेल दिया जाएगा। इससे यह काफी मोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये समझा जाए कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। यानी जब ये क्लाउड होगा तो इसके करीब करीब जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको इससे दूर जाना होगा। ठीक है, और बात अभी आधी हुई है, अभी बात समझ नहीं आई, बात दोबारा समझो। अब देखो, अब के बार ये एक आपके पास एक एटम है और आपके पास एक एटम ये है। अब ये दोनों एटम चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किए हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएं, एक दूसरे की तरफ चले जाएं, मतलब खींचे जाएं। जब खींचा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का जो फैलाव है वो किसी एक छोटी जगह तक महदूद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो यहां तक महदूद रहेगा। अब इसका मतलब है ये जो मैंने आपको दिखाया है इस बॉन्ड पेयर, अब बॉन्ड पेयर में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का है। तो जब खिंचाव आएगा तो पूरी इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो दो न्यूक्लियस के दरमियान खींचकर एक कम जगह पर आ जाएगी। अब खुद देखो, ये जो जगह घेरी गई है ये कम है। अगर मैं थोड़ा सा और अब वो कम करके दिखाऊं, मैं कहता हूं कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये बिल्कुल इतनी जगह घेर रहे हैं, और यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज्यादा जगह घेर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इतना समझ में आया कि लोन पेयर जगह ज्यादा लेता है, तो इसलिए लोन पेयर को थोड़ा सा ज्यादा स्पेस भी चाहिए। यानी आप समझो, अब तो खैर अब जमाना खत्म हो गया, पहले हम छोटे होते थे ना तो बसें चलती थी ज्यादा, बसेस जिसमें 3-3 सीट्स होती थी। तो हम दुआ करते थे कि भाई दरमियान वाला बंदा या कोई बंदा आगे जो बैठेगा ना हमारे साथ वो थोड़ा पतला होना चाहिए। तो कभी कभी एक मोटा बंदा आके बैठ जाता था ना तो साइड वाले बेचारे पिचक जाते थे। तो यहां पे भी ऐसा होगा कि जब लोन पेयर दरमियान में आएगा ना तो जो बॉन्ड पेयर होंगे उनको बेचारों को मुश्किल हो जाएगी, उन्हें दूर जाना पड़ेगा, ज्यादा रिपल्शन की तरफ जाना पड़ेगा। ये बात ज्यादा बड़े एंगल की तरफ आपको लेके जाएगी, ये मैं आपको सिखाऊंगा जैसे जैसे ज्योमेट्रीज आगे जाएंगी। तो अब आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन का अंदाजा हो गया होगा और ऑर्डर भी बन गया। ऑर्डर कैसे बना? लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दरमियानी, एंड द बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम। तो सबसे मोटे मोटे बंदे एक दूसरे को ज्यादा रिपल करेंगे, मोटे पतले बंदे कम रिपेल करेंगे, जगह मतलब कम घेर लेंगे और थोड़ी जगह में आ सकेंगे, और जो छोटे छोटे पतले पतले बंदे हैं वो काफी कम जगह में भी आ सकते हैं। तो ये अपने दिमाग में रखना। अब इसी चीज को आगे लेके चलेंगे तो फिर आपको लोन पेयर की ज्योमेट्री मजीद समझ में आएगी। इसके बाद एन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बाय टू न्यूक्लियाई, तो ये आपके पास दो न्यूक्लियस, यानी एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन को खींचा हुआ है। खींचने से जो आपको यहां पे नजर आने वाली स्पेस है वो थोड़ी सी सुकड़ती हुई नजर आएगी। तो वही यही कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बाय टू न्यूक्लियाई ऑक्युपाइज लेस स्पेस देन द लोन पेयर। तो जो लोन पेयर है बाउंड बाय अ सिंगल न्यूक्लियस, क्योंकि वो तो एक ही न्यूक्लियस के जेर असर है, एक ही न्यूक्लियस खींच रहा है, इसलिए ये जरा मोटा ताजा आपको नजर आ रहा है। अब चलते हैं नंबर 4। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। ये थोड़ा सा आगे चल के मजीद बताएंगे इसके बारे में। डिस्पाइट हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो एक बात समझो, सपोज करो कि ये आपके पास एक एटम है और ये दूसरा एटम है, इन दोनों एटम्स के दरमियान खिंचाव बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक छोटी जगह पे कन्फाइंड हो गए। ठीक है, ये अपने पास दिमाग में रखना बात। अच्छा, अगर हम इसी तरह से ये सोचें, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इसमें भी आपके पास एक एटम है, इसमें भी आपके पास एक ही एटम है। ठीक है जी, यानी कि दरमियान में सिंगल एटम है और दोनों तरफ सराउंडेड टू एटम्स हैं, यानी इधर भी टू एटम्स हैं और नीचे भी टू एटम्स हैं। अब वो ये कहना चाह रहा है कि देखो ये इलेक्ट्रॉन कम जगह घेर रहे हैं क्योंकि दो हैं, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज्यादा जगह घेर रहे हैं क्योंकि दो बॉन्ड है तो चार इलेक्ट्रॉन हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये वाले बेशक ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन घेर रहे हैं जगह, लेकिन ये दो न्यूक्लियस के दरमियान ही है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे ये भी दो न्यूक्लियस के दरमियान ही इलेक्ट्रॉन है। तो वो कहता है इस थ्योरी के मुताबिक आपके पास चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे सिंगल बॉन्ड हो, और इवन के आपके पास अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो आपने इनको एक बॉन्ड के तौर पर लेना है। यानी दो एटम्स जो जुड़े हुए हैं
उनके दरमियान आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेशक ज़्यादा है, लेकिन उसको आपने सिंगल बॉन्ड के तौर पर लेना है। ये इस थ्योरी की थोड़ा समझ लें कि एक लिमिटेशन भी है, लेकिन इसको ऐसे समझा जा सकता है कि भाई ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना, 2 बॉन्ड बने या 3 बॉन्ड बने या 1 बॉन्ड बने, हर सूरत में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 एटम के दरमियान ही कन्फाइन होती है। तो अगर हम उसको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के तौर पर ले लें तो भी हम सही सोच रहे हैं, चाहे सिंगल डेंसिटी कह लें चाहे सिंगल बॉन्ड कह लें। फिलहाल हमारी बुक कुछ ऐसे लिखती है कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्पाइट हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बेशक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है लेकिन आपने सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के तौर पर उसको लेना है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम्स रिड्यूस बॉन्ड पेयर रिपल्शन बट इंक्रीज लोन पेयर रिपल्शन। ये थोड़ी सी बात जरा कीमती है। वो कहते हैं जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सेंट्रल एटम की तो क्या होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन जरा कम हो जाती है, बट इंक्रीज द लोन पेयर रिपल्शन। देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो ऐसा समझो, समझो ये आपके पास एक एटम है, ठीक है, उसके पास यहां पर एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ठीक है। इसको जरा मैं ऐसे करके बनाता हूं मोटा सा, लोन पेयर आमतौर पर ऐसे ही बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बॉन्ड पेयर भी हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर एक एटम जुड़ा हुआ है और एक ये जुड़ा हुआ है। अब आपको बॉन्ड पेयर कहाँ नजर आएंगे? देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्ड पेयर्स है, ठीक है, एक पेयर और ये दूसरा पेयर। अगर ये वाला एटम, दरमियान वाला एटम अगर हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो क्लाउड है ना इसकी तरफ शिफ्ट होगा। आप कह लो कि यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस दरमियान वाले एटम की तरफ हो जाएगी। लेकिन यही इंपैक्ट जब लोन पेयर पे पड़ेगा तो लोन पेयर का जो आपके पास फैलावा है वो नीचे की जानिब ज्यादा हो जाएगा। इससे क्या होगा? इससे कुछ ये होने वाला है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे वाले एटम पर ज्यादा जोर लगाएगी, यानी कि लोन पेयर की रिपल्शन को बढ़ाएगी। यही वो कहता है कि इंक्रीज लोन पेयर रिपल्शन, और दूसरा लिखा था रिड्यूस बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और बॉन्ड पेयर क्या होंगे? ये जब धक्का लगेगा तो ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा इधर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, यानी जो पहले यहां पर थे बॉन्ड्स अब वो थोड़े से करीब आ सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि जो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लोन पेयर की रिपल्शंस को बढ़ा देती है और बॉन्ड पेयर की कम करती है। इसकी वजह से जो एंगल्स हैं वो फर्क में आ जाते हैं। जैसे सपोज करो कि इसमें और इस मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। देखो ये जो आपके पास है ना स्ट्रक्चर, वो ये समझो कि यहां पर एक लोन पेयर मौजूद है, लोन पेयर, ठीक है ना। हम ये समझ लेते हैं पहले ये सीधा था, पहले ये सीधा था, लेकिन जब इसके पास एक लोन पेयर आया ना तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा है इधर भी क्या होगा, रिपेल करेगा, इधर भी रिपेल करेगा। ये जो बॉन्ड होते हैं ये लचकदार होते हैं, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ झुकने लगेंगे और झुकने से ये बेंट हो जाएंगे। और बेंट होने पर क्या होगा, ये क्यों हुआ बेंट? लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से, और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हो गई चेंज। तो आपने देखा कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का ताल्लुक लोन पेयर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ भी है। मतलब लोन पेयर किस तरह से ज्योमेट्री को डिस्टर्ब करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे उसको बूस्ट कर सकती है, तब्दील कर सकती है, ये भी थोड़ा सा आपके दरमियान में पड़ा। बहरहाल इतना ज्यादा हम डीप नहीं जाते, आगे चलते हैं। आगे लिखता है प्रिडिक्टिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल की जो शेप है उसको आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे। अच्छा, ऊपर जो मैंने आपको ये पास्टुलेट्स बताए हैं, ये पास्टुलेट्स बहुत ज्यादा अहम है। इन पास्टुलेट्स में जो आपके पास यहाँ दिए गए हैं, ये में शायद आपको थोड़ी बातें कुछ समझ में कम आई हों क्योंकि उसका अभी तलाक नहीं हुआ है, लेकिन जैसे इन चीज़ों को हम फॉलो करते हुए मॉलिक्यूल की शेप डिज़ाइन करेंगे फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद वो लिखता है कि भाई अगर हम प्रिडिक्ट करें किसको, शेप को, प्रिडिक्टिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जनरल स्टेप्स चंद एक बताते हैं आपको। तो लिखता ये है सिलेक्ट अ सेंट्रल एटम। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि सेंट्रल एटम कौन सा है। देखो ये बड़ी आसान है, मुश्किल कोई बात भी नहीं है, बस लिखने का तरीका है इसलिए लिखना जरूरी है। CCl4 है आपके पास। देखो C अकेला है,
कम मिकदार में है, जो कम मिकदार में है उसको आप सेंट्रल मान लो, ठीक है जी। तो ये सिलेक्ट करने का तरीका है, यहाँ लिखा हुआ है द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और द एलिमेंट विद द लीस्ट नंबर, जो कम तादाद में हो और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ कम हो, ठीक है, तो उनको हम मानते हैं सेंट्रल एटम। तो इस तरीके से CCl4 में जो सेंट्रल है वो C है, यानी कार्बन है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, कहता है काउंट टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करो तो आपको समझ में आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल, ऊपर वाले एग्जांपल में अब हमारे पास कितने पेयर्स हैं, हमारे पास ये पहला पेयर है, ठीक है, जो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान है, ये हमारे पास दूसरा पेयर है, ये हमारे पास तीसरा पेयर है और ये हमारे पास चौथा पेयर है, ठीक है। तो चार पेयर, वो कहता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो। ये मॉलिक्यूल जरा सिंपल है, इसमें काउंटिंग करना ज्यादा आसान है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको आगे की तरफ लेके चलोगे सीखते हुए, तो आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में जब जाओगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20, 25, 30 भी मिल सकते हैं, ठीक है जी। फिलहाल आगे चलेंगे तो समझेंगे। इसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट बात, वो ये कि अरेंज टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द एटम या सेंट्रल एटम। अब जो सेंट्रल एटम है, जैसे कि यहां पर दिखाया गया, इस सेंट्रल एटम के गिर्द आपने उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, अरेंज करना है। भाई अरेंज कैसे करते हैं, इसमें चंद चीजें तो आपको खुद पता होनी चाहिए। वो ये कि कितने वैलेंसी बना सकता है, जैसे कि कार्बन 4 वैलेंसी बना सकता है, तो चारों कार्बन के गिर्द चारों को एक एक वैलेंसी के साथ जोड़ दिया गया है। क्लोरीन एक वैलेंसी बना सकता है, इसलिए हर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया है, तो थोड़ा थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है बंदे को। फिर आगे चलते हैं, इसके बाद लिखता है कि इस एग्जाम्पल में, अच्छा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों आपको देखने होते हैं, दोनों या जितने किस्म के इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो बॉन्ड पेयर है चाहे लोन पेयर है, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था ऑक्सीजन के हिसाब से, तो वहां पर हमने कहा 2s2 2px2 दो लोन पेयर हो गए, 2py1 और 2pz1 एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो बॉन्ड पेयर हो गए। तो दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर थे ऑक्सीजन में। इस तरह क्लोरीन में जाओगे तो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन एक आपको बॉन्ड पेयर मिलेगा, तीन लोन पेयर मिलेंगे। नाइट्रोजन में जाओगे तो आपको तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर मिलेगा। ये कुछ एग्जांपल जैसे करेंगे ना तो वहां पे और समझ में आएगी। फिलहाल ये जो एग्जांपल है ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, कार्बन जो है वो बॉन्ड पेयर ही रखता है, यानी चारों तरफ से बॉन्ड ही बनाए हुए हैं उसने। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है अरेंज द टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। अब जैसे हमने ये कहा कि ये हमारे पास हमें काउंट कर लिए सेंट्रल एटम के गिर्द कितने बॉन्ड पेयर्स होते हैं, और फिर हमने उसको सेंट्रल एटम के गिर्द अरेंज करना है। अच्छा जी, अरेंज कैसे करना है, अरेंज ऐसे भी हो सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा अरेंज ऐसे भी हो सकता है, और इसी तरीके से अरेंज जो है वो ऐसे भी हो सकता है। तो अरेंजमेंट तो अलग अलग तरीकों से हो सकती है। अब वो अरेंज करते हुए क्या करना है, अरेंज टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम अकॉर्डिंग टू इट्स वैलेंसी। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए अगर आपको ये वाला मैंने एक मॉलिक्यूल दिखाया है, तो इस सेंट्रल एटम की वैलेंसी 2 होती होगी, ये ऑक्सीजन हो सकता है, ये H2O मॉलिक्यूल भी है, ठीक है, एक O और 2 H। अच्छा, फिर उसके बाद लिखता है जो हमारे पास एग्जांपल हम दे रहे हैं CCl4 की, उसके अंदर 4 पेयर होते हैं, ठीक है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरह की ज्योमेट्री होती है, ठीक है, इसके बारे में मजीद वजाहत देंगे जैसे जैसे आगे की तरफ जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद लिखता है डिटरमिन द एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब जब आप अरेंज कर लो ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, अब उसकी शेप भी देखो, ठीक है ना, कि वो किस तरह की शेप है। शेप्स के चंद थोड़े थोड़े नाम है, वो मैं आपको याद करवा दूंगा। इसमें सबसे अहम चीज यही है, एंगल देखना है, शेप देखनी है, शेप का नाम याद करना है, एंगल याद करना है, और कोई मसला नहीं है, और ज्यादा तादाद में भी नहीं है कि आप याद नहीं कर पाओगे, इजीली याद कर पाओगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा भाई, लास्ट में तो हमने शेप बता दी कि भाई शेप ये हो सकती है। अब देखो ये आपके पास बुक ने थोड़ा सा दिया हुआ है कि ये आपके पास एक टेबल है, इस टेबल में उसने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, फिर लोन पेयर कितने हैं, तो स्ट्रक्चर लीनियर हो सकता है, ट्राइगोनल हो सकता है, ये मैं आपको साथ साथ सिखाऊंगा। उसने एक छोटी सी यहाँ पे समझ लो कि मॉलिक्यूल्स के बारे में एक टेबल की शक्ल में डिटेल दी है। मैं आपको एक और टेबल दूंगा लास्ट में, उस टेबल में भला की चीजें होंगी, वो एक टेबल याद करोगे ये सारा भी खत्म हो जाएगा, और जितना टॉपिक में जितने मॉलिक्यूल हैं उन सब की ज्योमेट्रीज में एक साथ आपको दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट में। अब वो लिखता है कि अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ। अब वो जो हमने शुरू में पॉइंट्स पढ़े थे ना, पोस्टुलेट्स,
वो अब आपको समझ में आने लगेंगे, अच्छा यानी मॉलिक्यूल इस तरह से हो रही है। मॉलिक्यूल बहुत सारे बन जाएंगे लेकिन उसका सेंस बहुत सिंपल है। एक दफा सेंस पकड़ा ना, फिर आप देखना मॉलिक्यूल खुद ही नाम देते जाओगे, इसमें कोई इशू भी नहीं आएगा। देखो भाई, सबसे पहले हम कहते हैं कि टाइप्स कई तरह की हैं, जैसे कि AB2, AB3, AB4, AB5 और लास्ट में AB6। ठीक है, एक और भी होती है AB7, वो भी पढ़ा देंगे, एक ही रह गई थी, बुक ने नहीं दी पत्नी क्यों। तो बहरहाल बात ये है कि ये आपके पास सारी की सारी जो है आपकी बुक में मौजूद टाइप्स हैं, किनकी? मॉलिक्यूल्स की, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी या वेसेपर थ्योरी। तो आपने इस थ्योरी की बिना पर इन सारे स्ट्रक्चर्स को बनाना है, यानी इन टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को बनाना है और समझना है, और थ्योरी खत्म हो जानी है। ठीक है जी, तो अब हम पहले से स्टार्ट करेंगे AB2 टाइप से, यानी पहली हमारी टाइप है AB2। अच्छा, कई जगह पे सिंपल भी होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होगा। सिंपल, ये जो आपके पास टाइप है ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में जो टाइप है वो AB2 है। वो सर AB2 टाइप कैसे है? देखो AB2 टाइप ऐसे है, दरमियान वाले एलिमेंट को मानो A, और इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको मानो B। एटम को नहीं मानना B का मतलब होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं AB4 टाइप, इसका मतलब ये लिया जाएगा कि सेंट्रल एटम A है और उसके गिर्द 4 क्या हैं? इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं। वो लोन पेयर भी हो सकते हैं, वो बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। तो बात यहां पर यह है कि पेयर्स की तादाद का नाम B है। तो यही हमारे पास आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम कहेंगे AB फॉर एग्जांपल 6 कहेंगे, तो इसका मतलब है कि A के गिर्द कुल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होंगे, इसलिए इसका नाम AB6 है। अब चलते हैं यहां पर AB2 टाइप के अंदर क्या क्या हो सकता है। मैंने ऐसा किया है कि इसको जरा सिंपल रखा है, क्विक रखा है, और आप इतना भी लिखोगे आपको इजीली आ जाएगा। ठीक है जी, और समझ भी आ जाएगा, और ये एग्जाम में भी लिख देना, यानी बुक की तरह आपको लंबा लंबा खींच के निकालने की जरूरत नहीं है कि भाई ये किस तरह से होगा, बहुत मुश्किल है। नो, बहुत आसान लिखा है। देखो भाई कैसे, ये आपके पास सबसे पहले हम आते हैं वही बात जो मैंने अभी आपसे कही है कि ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये आपके पास एक एटम है। ठीक है जी, इस एटम में जो समझ ले दरमियान वाला है Be, बेरिलियम, और इर्द गिर्द वाले हैं Cl, तो ये बन गया BeCl2। ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड। तो यही चीज हमने यहाँ पर सिखाई है आपको। मॉलिक्यूल आपने जो बनाना है, आपने ऐसे करके बनाना है, सिंपल सा, कोई टेंशन नहीं लेनी। देखो लिखने का तरीका क्या है, एक दो दफा देख लो लिखने का तरीका, फिर आप खुद ब खुद उस तरीके पे चलोगे। मैं बार बार नहीं दोहराऊंगे, आप यानी दोहराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आप खुद ही करते जाओगे। तो देखो क्या लिखना है, मॉलिक्यूल्स विद 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर उस तरफ है, यानी सेंट्रल एटम जो आपके पास नजर आ रहा है, इस सेंट्रल एटम के इधर और इस सेंट्रल एटम के उधर, दोनों यानी दोनों तरफ। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि ये एक एटम है और इधर मैंने दूसरा एटम पकड़ा हुआ है, तो ये दोनों एटम दरमियान वाले से जुड़े हुए हैं। तो कैसे जुड़े होंगे? शेयरिंग कर कर इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड उधर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर। तो इसी तरह से आप लिखो मॉलिक्यूल विद 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड अ सेंट्रल एटम, उसको कहेंगे AB2 टाइप। वो मैंने समझा दी है। दीज इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्फ। अब जाहिर सी बात है दो हैं, मैक्सिमम दूरी पर आएंगे, मैक्सिमम दूरी पर आएंगे तो एक इधर और एक इधर, मैक्स 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पर उन्होंने आ जाना है। तो ये आपने याद करना है 180 डिग्री। और मॉलिक्यूल अगर बिल्कुल सीधा सीधा हो तो उसको कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री लिखी हुई है, दिस रिजल्ट्स इन अ लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, एग्जांपल में आपकी बुक ने कोट किया BeCl2, तो आपने सेंट लिखना है सेंट्रल एटम इज बेरिलियम, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। देखो भाई, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आएगा आपको, बॉन्ड पेयर कितने हैं ऐसे देख के नहीं समझ आता, या आप देखो पहले आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में लेकर आनी है, फिर उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकाले। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। देखो मिसाल के तौर पर आप यूं कर लो कि आपके पास बेरिलियम है। अब बेरिलियम के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो बनेगा 1s2। पहले शेल को तो हम देखते नहीं है, ठीक है ना। अब बात आती है 2s2, तो ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वैलेंस शेल के, ये हिस्सा लेंगे बॉन्डिंग बनाने में।
अगर मैं इसका लोन पेयर देखूं, देखो आप यूं समझो कि इसने दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन लेना है, एक दूसरे ने ले लेना है, ठीक है। बाकी एक और कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का, उसके जरिए से भी आप इसको समझ सकते हो। और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था जब एक्सपेंडेड ऑक्टेट के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था, तो आप यूं समझ लो कि आगे मौजूद है 2px, और जो 2px मौजूद है ना वो खाली है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो अगर हम एक काम करें, अगर हम एक काम ये करें कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करवा कर इधर ले आए, ठीक है, इतना डीप कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखो बता रहा हूं ताकि आपका जो समझने का लेवल है वो आगे बढ़ जाए। अब आप समझो कि ये आपके पास एक और ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए यहां पर एक क्लोरीन आ जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो शेयर होगा वो दूसरा क्लोरीन शेयर कर लेगा। इस तरीके से ये बन जाएगा Be दरमियान में, ठीक है ना, और Cl दो तरफ बॉन्डिंग में आ जाएंगे, ठीक है। वैसे तो ये काफी हद तक आयनिक स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो ज्यादा प्रॉपर्ली पढ़ा जा सकता है, लेकिन कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कोवलेंट नेचर भी होती है। तो हम कोवलेंट नेचर के एतबार से सीख रहे हैं ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो फिलहाल अगर आप ये दिमाग में रख लो, बस आपको समझ में आ गया दो बॉन्ड पेयर में होंगे जी यहाँ पर, ठीक है, तो बात खत्म। तो यही आपको लिखकर बताया गया कि टोटल बॉन्ड पेयर की तादाद 2 है, और आपको लोन पेयर कोई भी नजर नहीं आया, 0। इस तरह का आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, ये आप अपने दिमाग में रख लो। अगर आपने वैसे कोई कलरफुल बनानी है चीज तो बना दें, वरना एग्जाम में तो इसकी जरूरत नहीं पेश आती है। तो जब नोट्स डिजाइन कर रहे हो, अब लिख रहे हो, ताकि एक दफा अच्छा बनाकर ज्यादा अच्छा याद करना हो, तो फिर ऐसे भी बना सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। अब आपने एक टाइप पढ़ ली जिसका नाम था AB2 टाइप। अब चलते हैं आगे, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है AB3 टाइप। अब आपको समझ तो आ गई होगी बात, भाई सेंट्रल एटम के गिर्द 3 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, वो क्या है, वो ये कि अगर मैं आपसे कहूं, आप मुझसे बल्कि पूछ रहे हैं कि सर AB2 से शुरू किया, AB1 से शुरू क्यों नहीं किया। देखो एक छोटा सा मैं आपको रीजन बताता हूं। ये देखो, ये मैंने मॉलिक्यूल को कर दिया कुछ ऐसा 1 वाला, AB1, एक एक बॉन्ड पेयर है इसके अंदर। अब मुझे बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, यानी इन दोनों में से सेंट्रल एटम कौन सा है। तो मेरा ख्याल है कि आप इसे बता नहीं पाओगे। भाई सेंटर तो तभी होता है जब कोई सेंटर में होता, इसके हिसाब से तो ये भी सेंटर नहीं है और ये भी सेंटर नहीं है। तो इसलिए हमारी जो टाइप होती है वो AB2 से शुरू होती है, क्योंकि AB2 वो एक सिंपल स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर में आपको क्या नजर आएगा, एक और एक, दो के दरमियान में कोई, यानी कि एक सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट तभी स्टार्ट हो सकता है जब इस तरह का आप मॉलिक्यूल देखो, ठीक है जी। अब चलते हैं, और ये लीनियर भी है। तो आपने दो अहम बातें समझी हैं, लीनियर स्ट्रक्चर है जो ऊपर हमने पढ़ा AB2 टाइप में, ठीक है, और 180 डिग्री एंगल है, और इसकी एग्जांपल BeCl2 है। तो दो तीन बातें बड़ी एहतियात से, अगर तो सवाल पूरा ही आ जाता है बड़ा सारा, सारी टाइप्स लिखो, तो फिर आपको दो दो तीन तीन सिर्फ एंगल बताना है, शेप का नाम बताना है, एग्जाम्पल बताना है, आगे पढ़ जाना है। अच्छा जी, अब आगे नेक्स्ट लिखता है AB3 टाइप। अगर AB3 टाइप को आप गौर से देखो तो देखो ये आपको नजर आ रही है, ये हमने अभी कुछ देर पहले भी सीखी थी। अब ये जो आपके पास है, ये देखो BF3, एक दरमियान में A हो गया, और तीन इसके गिर्द क्या है, बॉन्ड पेयर्स हैं, तो क्या हो गया, AB3। इसको ऐसे भी डिजाइन कर सकते हो। अब थोड़ा सा हम अब देखते हैं बुक ने कैसे लिखा है। तो लिखोगे इन AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एटम की बात नहीं करता, इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिसके गिर्द 3, और वो कैसे हैं, सेंट्रल एटम के गिर्द, बोरोन के गिर्द बॉन्ड पेयर ही 3 है और लोन पेयर 0 है। अब बोरोन की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करो 5 के हिसाब से, 1s2 2s2 2p1। जो 2p1 वाला है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लो, और 2s की स्टोरी अभी मैंने सिखाई, इलेक्ट्रॉन जंप कर लेगा। इस तरह 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन, 2p में भी इलेक्ट्रॉन, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन। ये हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी से ज्यादा अच्छा समझ में आता है, वो जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना समझ लें आसान करके कि अगर आपको मुश्किल लग रही है ये 1s2 2s2 करना और नहीं समझ में आ रही, तो बस आप सीखो कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आप कहेंगे सर बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है,
पहले में 2 हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 3 बना सकते हैं। तो इसके पास जो बॉन्ड पेयर है वो 3 है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होती है, जिसमें लोन पेयर भी निकालना पड़ता है, तो फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही समझ में आता है। उम्मीद है कि इसको आप लिख लोगे कि कितना एंगल है। एंगल तो आपने जरूर याद करना है, और जो डायग्राम है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। तो ट्राइगोनल प्लेनर से क्या मुराद है? देखो भाई, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, इसको आपको कहोगे ट्राई, तो समझ में आ रहा है सर। देखो, ये आपके पास सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के इस तरफ भी एक एटम है, उस तरफ भी एक एटम है, और इस तरफ भी। अच्छा, अगर मैं कहूं कि सर इनका यहां से लेकर, मिसाल के तौर पर इधर से शुरू करो, यहां से शुरू करो यहां तक, कितना एंगल बनेगा? 120 डिग्री। यहाँ पे क्या बनेगा? 120 डिग्री। और ये क्या बनेगा? 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री पर मौजूद है, तो ट्राइगोनल। अब देखो, समझाता हूं कि प्लेनर क्या है। आपने देखना है कि अगर मैं इसको इस तरह से अरेंज करूं, किस तरह से? ऐसे। देखो, पीछे वाला छुप गया, नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये समझो कि ये पहले 3 ऐसे थे, 1 2 3। जब आप इसे यूं करोगे तो ये सिंगल एक ही प्लेन में आ गए हैं। तो अगर एक ही प्लेन में आ जाएं तो इसको बोलते हैं प्लेनर। ठीक है जी? तो प्लेनर स्ट्रक्चर के बारे में आपने अच्छे तरीके से समझना है। देखो, यहां से ऐसे, और अगर ऐसे करोगे तो ये सिंगल प्लेन में है। तो ये मैंने आपको मॉलिक्यूल दिखा दिए। सही है जी? अच्छा जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और आगे लिखता है विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और डायग्राम जो आपने बनानी है वो तो बड़ी सादा सी है, कुछ इस तरीके से। ठीक है जी? आपने बस ये डायग्राम बना देनी है एग्जाम में, टेस्ट में, इजी काम हो गया। चलो जी, अब नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब यहां पर आपने एक बात सोचनी है, आपने बात सोचनी है कि सर अगर हम एक काम करें, ये जो हमारे पास 3 थे ना बॉन्ड पेयर, अगर कोई ऐसी एग्जांपल भी हो सकती है जिसमें एक लोन पेयर भी हो, यानी टूल 3 पेयर में एक लोन पेयर भी हो और 2 बॉन्ड पेयर हो, फिर क्या होगा? तो ऐसा भी हो सकता है। ये बिल्कुल जो मैंने एग्जांपल समझाई है आपको। देखो, समझो यहां पर एक क्या था? वही बॉन्ड पेयर, लेकिन अब यहां पर आ गया लोन पेयर। तो अगर ये एंगल पहले 120 डिग्री का था ना, अब ये 120 डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? अब वो पोस्टुलेट याद करो कि जो क्या होता है, लोन पेयर होता है ना, उसकी रिपल्शन ज्यादा होती है, ज्यादा जगह घेरता है। तो लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा करीब कर देगा, और जो पहले एंगल था कितना? 120 डिग्री, अब वो लेस देन 120 डिग्री हो सकता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं कोट करता हूं और फिर आपको समझाता हूं। देखो, अब ये जो आपको नजर आया, ये उसी तरह की ज्योमेट्री है, लेकिन इसमें गौर करो। देखो ये कैसा हुआ। अब जैसे मैंने आपसे अभी कहा था कि ये वही ज्योमेट्री है जो मैं पहले बता रहा था आपको, कि ये इधर और इधर, यानी कि एक एटम इधर और दूसरा एटम यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन तीसरा एटम नजर नहीं आ रहा, एटम नहीं है। तो फिर क्या है? तो वो क्या है? वो है जी लोन पेयर। और लोन पेयर जगह ज्यादा घेर रहा है। अभी क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये दोनों तरफ से, यानी कि इधर से भी ये कहेगा कि भाई पीछे हो जाओ, और इस साइड से भी वो कहेगा कि पीछे हो जाओ। पीछे होने से मतलब ये है कि अब जो पहले एंगल 120, 120 और 120 था, अब ये एंगल 120 नहीं रहेगा, बल्कि इन दोनों एटम्स को, यानी इसको भी थोड़ा सा नीचे आ चुका है, और इस तरह से ये भी थोड़ा सा नीचे आ चुका है, और इस तरीके से एंगल भी कम हुआ, और एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर की केमिस्ट्री समझ में आई। सर अगर 2 लोन पेयर हो जाए और एक बॉन्ड पेयर, तो कहानी वहीं दोबारा आ जाती है। ऐसा नहीं होगा, एक बॉन्ड पेयर वाली स्टोरी नहीं होती, इसलिए AB2 टाइप से स्टार्ट करते हैं, ये मैंने शुरू में सिखाया है। तो आप कम से कम 2 बॉन्ड पेयर हर मॉलिक्यूल में जरूर लेंगे, क्योंकि जब आपको नजर आएगा कि एक बॉन्ड पेयर ये रहा और एक बॉन्ड पेयर ये रहा, तो तभी तो जाके आपको वो सेंट्रल एटम नजर आएगा। ठीक है ना? तो 2 बॉन्ड पेयर से कम कहीं पर भी नहीं जाना आपने। तो अब आपको 2 स्टोरी समझ में आई, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, यही टाइप्स हो गई। यानी AB3 टाइप के अंदर, या AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में 2 अलग किस्म के मॉलिक्यूल हैं, और मैंने उनको अलग अलग करके ही लिखा है। जैसे कि ये देखो, अब क्या हुआ, मैंने लिखा कि AB3 टाइप का मॉलिक्यूल विद मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है ना?
अब AB3 में मल्टीपल बॉन्ड कौन कौन से, अच्छा ये कुछ एग्जांपल पहले ले लो फिर मैं आपको बताता हूँ जो मैंने अभी समझाया लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट। ये देखो, ये SO3 है और ये आपके पास SO2 है। इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट है कि यहां पर तो बॉन्ड पेयर है और ऊपर लोन पेयर है। पहले ऊपर ले वाली बात समझाता हूं। देखो SO3 को समझो जरा। SO3 में बात क्या आती है? SO3 में एक पास्टुलेट और भी है जो आपने बड़े मोहतात होकर समझना है। वो पास्टुलेट ये है कि आपको शुरू में कहा गया था कि अगर फॉर एग्जांपल एक एस ऑक्सीजन सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो आपने इसको डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं करना। कभी आपको सर ये तो कितने हो गए पेयर, 6 पेयर बन गए। भाई 6 बॉन्ड तो 6 पेयर बने ना, तो AB6 टाइप में होना चाहिए। आप इसे पढ़ा रहे हैं AB3 टाइप में। तो वही वाली पुरानी बात याद रख करो जो पास्टुलेट में पढ़ी थी कि मल्टीपल बॉन्ड्स को आपने सिंगल बॉन्ड तस्वर करना है। तो अब ये 6 नहीं हुए, अब ये 3 हुए। यानी कि अगर एक ये है सल्फर सेंट्रल और ये आपके पास ऑक्सीजन, तो सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान ही तो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो दोनों के दरमियान जो हिस्सा होगा, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ऊपर सल्फर ऑक्सीजन के दरमियान हो, चाहे वो ये वाला हो, ये सब को आपने सिंगल रीजन या सिंगल बॉन्ड के तौर पर लेना है। तो बहरहाल बस आसान बात, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड मान के चलो। तो अब ये आपके पास AB3 टाइप ही कहलाई। तो AB3 हो गई। अब आपको देखो क्या बता रहे हैं। अब बता रहे हैं कि हुआ ये कि एक और दो डबल बॉन्ड तो बाकी हैं। जो ये जो आपके पास है ये क्या है? लोन पेयर। तो लोन पेयर जो है वो एक और बॉन्ड पेयर दो। और ज्योमेट्री क्या हुई? नाम बदल लो। पहले था ट्राइगोनल प्लेनर। देखो ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल प्लेनर ही रखना, लेकिन शेप जब भी डिजाइन करते हैं वो लोन पेयर को निकाल कर करते हैं। ये ऊपर भी लिखा था, इसको मजीद मैंने बहुत अच्छी तरीके से शायद नहीं समझाया, लेकिन लोन पेयर के बगैर आपने शेप को कंसीडर करना है। देखो लोन पेयर समेत ज्योमेट्री कहलाएगी वही ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन उस लोन पेयर को निकालकर ओरिजिनल शेप बनती है, दैट इज कॉल्ड बेंट। तो मैंने बेंट ज्योमेट्री आपको ऐसी सिखाई है, इट इज कॉल्ड बेंट। अब आपको नाम याद हो गए हैं 3। कौन कौन से याद हो गए हैं? एक लीनियर, जब स्ट्रक्चर क्या होगा? बिल्कुल सीधा लीनियर। AB2 टाइप का लीनियर ही होगा हमेशा। AB3 टाइप में 2 किस्म हो सकती है, ट्राइगोनल प्लेनर या फिर बेंट। ठीक है, जो बेंट होगा उस शेप के अंदर एक लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, ये चीजें आपको सारे कुछ जो मैंने बताया है यहाँ लिखी होती हैं सारी की सारी, कोई मैंने मतलब ज्यादा नहीं बताई। तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड जिसमें बेंट ज्योमेट्री है, तो लिखा होगा शेप कौन, देखो ये लिखा हुआ बेंट शेप। अच्छा, इस बेंट शेप को हम वी शेप भी कहते हैं। देखो ना ये वी शक्ल बन गई है आपके पास, तो ये बेंट भी है और ये वी शेप भी है। तो दोनों नाम सही हैं। इसकी मजीद एग्जांपल SnCl2 है। ठीक है, और फिर उसके बाद वी शेप ही होगी और 120 डिग्री से कम का एंगल होगा, लेस। वो बता दिया क्यों, वाई। ये कब होगा? कब होगा? जब लोन पेयर होगा। और जब लोन पेयर नहीं होगा और सबके सब एक जैसे बॉन्ड पेयर वाला कॉन्सेप्ट होगा तो फिर एंगल 120 डिग्री ही होगा। तो मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया है, SO2 और SO3। SO3 भी AB3 टाइप है, SO2 भी AB3 ही टाइप है, लेकिन इनकी शेप में डिफरेंस लोन पेयर की वजह से आ गया है। तो एक ट्राइगोनल जो आपके पास ये स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर कहलाएगी और ये आपके पास बेंट कहलाएगी। तो ये AB3 टाइप में मजीद 2 अलग किस्म की आपने मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज पढ़ी हैं। ये मैं जब आपको लास्ट में टेबल बताऊंगा, वो टेबल इतना जबरदस्त होगा कि एक टेबल याद करने से ही आपको सारा कुछ याद होने लगेगा, लेकिन चूंकि उसके लिए सारा कॉन्सेप्ट जरूरी है इसलिए वो पहले ये पढ़ेंगे तो फिर वही आपको समरी समझ में आएगी। अच्छा भाई, अब चेंज हो गया, पहले पढ़ा था AB2, फिर पढ़ा था AB3, अब पढ़ रहे हैं AB4 टाइप। ठीक है ना, अब AB4 टाइप में हमने क्या पढ़ना है? तो वो कहता है कि AB4 टाइप की मजीद 3 टाइप्स या 3 किस्म के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, सर हमें समझ में आ गई, वो कैसे? सर 4 बॉन्ड पेयर, ओके। अब एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, दूसरी टाइप बदल गई। 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तीसरी टाइप हो गई। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं, बड़ा एहतियात से देखना भाई, अब बड़ा एहतियात देखना है यहाँ पर, ये आपके पास जो ज्योमेट्री है ना ये टेट्राहेड्रल है, इसमें AB4 ही है, ये A दरमियान में और 4 इसके इर्द गिर्द बॉन्ड है, तो ये AB4 टाइप है।
AB4 टाइप है। मॉलिक्यूल में जो दरमियान का हिस्सा होता है ये इतना बड़ा नहीं होता, ये बॉन्ड लेंथ को शो करने के लिए हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज आपको दिखाते हैं, लेकिन रियल में अगर देखा जाए मॉलिक्यूल काफी हद तक कैसे होते हैं। देखो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम टू सेम है। सेम टू सेम कैसे सर? देखो इसमें भी 1 2 3 4 एटम्स ने दरमियान वाले एटम को घेरा हुआ है और इतने ही फासले पर है, लेकिन बस फर्क यह है कि इसमें फासला नहीं दिखाया हुआ, मॉलिक्यूल की ओवरलैपिंग दिखाई है। तो यहां पर आपको मैं एक नया लफ्ज दे रहा हूं, ओवरलैपिंग। जब हम नेक्स्ट थ्योरीज पढ़ेंगे वीबीटी या एमओटी, वहां पर इस तरह के बॉन्ड का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, जैसे कि दरमियान में बड़े बड़े बॉन्ड दिखाए गए हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वेसेपर थ्योरी के लिए क्या है, जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना। और इस कॉन्सेप्ट में एक एटम दूसरे एटम के अंदर घुस जाता है, दैट इज कॉल्ड क्या, ओवरलैपिंग। तो ये एक फर्क रहेगा, इसलिए साथ साथ समझा रहा हूं कि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक जैसे, इनमें कोई फर्क भी नहीं है, ठीक है। ये बड़े एहतियात से आप देखो, और इन दोनों की शक्लें दोनों की दोनों सेम है। अच्छा बहरहाल मैंने आपको इसमें थोड़ा सा मजीद बताया कि मॉलिक्यूल कैसे दिखते हैं रियल में ऐसे, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए पढ़ने के लिए ऐसे बनाते हैं ताकि उसको समझना आसान हो जाए। तो अब वो ये कहता है कि 3 टाइप्स हैं हमारे पास। अब 3 टाइप्स को आप यूं समझो कि चारों के चारों बॉन्ड पेयर। अभी देखो मैंने इसमें एंगल होता है 109.5 डिग्री हर एक, अब 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, उल्टा कर लो बेशक, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। अच्छा अब सोचो कि अगर मैंने यहां से एक एटम निकाल दिया, अब एटम तो निकल गया, जब एटम निकल गया आप इसको लोन पेयर समझो। ये लोन पेयर क्या करेगा, इस वाली ज्योमेट्री में तब्दीली पैदा करेगा, यानी पहले वाले जो एंगल थे 109.5 डिग्री, चूंकि लोन पेयर ज्यादा जगह घेरता है तो वो कहेगा भाई थोड़े से जरा इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, दरमियान में मोटा बंदा आके बैठ गया समझ लो, तो वो क्या कर रहा है भाई, थोड़ा साइड पे हो जाओ, जरा सबको साइड पे कर देगा और एंगल श्रिंक हो जाएगा, 109.5 डिग्री से छोटा हो जाएगा। तो अब ये आपको समझ में आया कि मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर किस तरह से तब्दीली पैदा करता है। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो अगर AB4 की मजीद 3 टाइप्स हैं, हम उन सबको AB4 बोल सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट बुक्स में फिर लोन पेयर को ई से भी शो करते हैं, तो फिलहाल उसकी तरफ नहीं जा रहे। लेकिन अब सोचो जो मेजर या समझ लो कि रियल ज्योमेट्री होगी AB4 टाइप की, वो तो टेट्राहेड्रल ही होगी। लेकिन जब इस लोन पेयर के आने की वजह से मॉलिक्यूल में तब्दीली, डिस्टॉर्शन आएगी, तो उसे हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो एक टाइप तो जो कि मेन टाइप होगी, जैसे कि ये रही, और दूसरी टाइप में क्या होगा, जब एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होंगे, इसे डिस्टॉर्टेड बोलेंगे। फिर एक और, अब 2 लोन पेयर हो गए आपके पास और 2 बॉन्ड पेयर हो गए, ये मैं आपको दिखाऊंगा बड़ा करके, लेकिन फिलहाल इतना समझ में आपको आ गया कि देखो 3 टाइप हो गई। इसमें क्या मुश्किल था, चारों के चारों बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, और 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। तो इस तरीके से जो बाकी आपके पास डायग्राम्स हैं उन्हें डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कहते हैं। अच्छा देखो अब इसका नाम क्या होगा, इसे हम कहेंगे ट्राइगोनल। प्लेनर नहीं बोलेंगे, ये प्लेनर नहीं है, ठीक है। ट्राइगोनल पैरामिडल, ये एक तरह का पैरामिड सा बन गया नीचे, ठीक है, यानी कि त्रिकोणी सा, ये ट्राइगोनल, यानी इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है लेकिन शेप ट्राइगोनल प्लेनर है। इस तरह से यूं देखो, ये आपके पास अब 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री हम नहीं पढ़ते, हटा दो दिमाग से इसको, सिर्फ इतना हिस्सा, तो ये इतना हिस्सा बिल्कुल इस जैसा ही है, ठीक है। इसको क्या कहते थे, बेंट या वी शेप। तो बेंट यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो शेप है वो बेंट भी हो सकती है, यानी कि वी शेप, उसमें ट्राइगोनल पैरामिडल भी हो सकती है और टेट्राहेड्रल भी हो सकती है। तो थोड़ा थोड़ा सा ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें कोई इतनी बड़ी लॉजिक्स नहीं है, दिखने में बड़ा लगेगा, लेकिन एक्चुअली सिर्फ हम लोन पेयर्स को कम कर रहे हैं, ठीक है जी, या बढ़ा रहे हैं, यानी लोन पेयर बिल्कुल नहीं है, ये लोन पेयर है। अब देखो इस तरह के स्ट्रक्चर को देखते हैं जी। AB4 टाइप में जो पहला हिस्सा है वो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का, और बड़ा इजी सा है, इसको AB4 टाइप कहते हैं। शेप का नाम टेट्राहेड्रल शेप होता है और एंगल जो है वही 109.5 डिग्री होता है, और ये नॉन प्लेनर होता है, एक ही प्लेन में आप इसे नहीं देख पाओगे, मैं दिखाता हूँ स्ट्रक्चर आपको। और डायमेंशन जो है वो 3 डायमेंशनल होता है, यानी कि हर जगह फैला हुआ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऊपर भी, ठीक है।
और ये नॉन प्लेनर भी बोलते हैं इसको, यानी एक ही प्लेन में नहीं होगा। अच्छा जी, इसके बाद इसकी कोई डायग्राम देखते हैं। सबसे पहली जो एग्जांपल आ रही है वो आपके पास CH4 की है। अब CH4 ये कहता है कि इसकी डायग्राम को आप कुछ ऐसा करके बनाओ, जैसे मिसाल के तौर पर आपको ये दिखा रहा हूँ, मैं आपको जो बार बार दिखा रहा हूँ वो डायग्राम कुछ ऐसे ही है, ठीक है जी। इस डायग्राम को आप यहाँ पर देख सकते हो। अब ये डायग्राम चाहे आप ऐसे रख लो, ठीक है ना, चाहे आप इसको ऐसे करके रख लो, या आपको नजर आ जाए तो ये देखें, ऐसे रख लो, ऐसे कर लो, देखो सेम ही है, ये जहां मर्जी से पकड़ लो, ये सब के सब सेम है। तो अब वो कहता है कि ये डायग्राम आपने ऐसे नहीं बनानी, आपने ऐसी नहीं बनानी, आपने ऐसे करके बनानी है। इस डायग्राम को सिंपली याद कर लो, ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एंगल जो होगा 109.5 होगा और चारों के चारों इसके अंदर बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर तो कोई भी नहीं होगा। और फिर इसके बाद जो इसकी मजीद एग्जांपल देना चाहो तो SiH4, GeH4, SCl4, सॉरी CCl4, तो ये आपके पास सारे जो एग्जांपल्स हैं वो आप दे सकते हैं। इसके बाद चलो आगे। अब वो कहता है कि आप डिस्टॉर्ट करना है शक्ल को। डिस्टॉर्ट कैसे करोगे, अभी मैंने बताया आपको। देखो मैंने आपको कुछ समझ लो ऐसे करके समझा दिया, या आप इस डायग्राम को ही देखो जो मैंने आपको दिखाई है। ये पहले टेट्राहेड्रल थी ना, अब आपने टेट्राहेड्रल की बजाय क्या करना है, इसका एक लोन पेयर बस बढ़ा दिया और बाकी सारे बॉन्ड पेयर्स। तो ये डायग्राम ऐसी है जैसे आपको ये नजर आ रही है, ठीक है ना। अब आप यहाँ समझ जाएंगे वो कैसे। देखो लोन पेयर अगर रखो और अपने दिमाग में इस शक्ल को बनाओ, टेट्राहेड्रल नजर आ रही है आपको, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। लेकिन जब आप यहां पर आते हो तो वो इसकी शेप के बारे में बता रहा है। अब लोन पे हटा दिया और लोन पे ये ऐसा लग रहा है जैसे एक पैरामिड, मखरूत जिसे कहते हैं उर्दू में, तो मखरूती शक्ल नजर आ रही है ये। तो ये आप चाहे ये डायग्राम बनाओ, ये सबसे आसान डायग्राम है। यानी अगर आपको मैं थोड़ा बना के दिखाऊं, आप कंफ्यूज ना हो, आपने बस ऐसे करना है, ये नाइट्रोजन है और 1 2 और 3 ये आपने 3 H लगा लेने हैं। ये हो गया जी डायग्राम मुकम्मल। लेकिन अब लोन पेयर में आपको दिखाना चाहूं तो आप दिखा सकते हो। आपको चाहिए कि डायग्राम एक ही डायग्राम बनानी है ना, तो आप दिखाओ, ये आपके पास लोन पेयर है और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, कुल 7 होते हैं ना, पहले में 2 बाकी में 5, 5 में एक लोन पेयर है जो दिखा दिया है। तो बाकी कितने रह गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं कि तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, और ये भी आपके पास बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस तरह से ये जो आपको 3 बॉन्ड बनाते नजर आ रहे हैं, ये बॉन्ड पेयर्स हैं। और जो ऊपर नजर आ रहा है ये लोन पेयर है। तो कोशिश कीजिएगा साथ साथ आप इसको लेबल भी क्या करें, तो लेबलिंग का अच्छा फायदा होता है। तो डायग्राम, अच्छा कोई कहेगा सर ये क्या किया हुआ है, ये क्या किया हुआ है, और ये बेटा जो बॉन्ड्स होते हैं ना उनको अलग अलग दिखाते हैं डिफरेंट स्पेस ओरिएंटेशन के हिसाब से। जैसे सपोज करो कि आपके पास ये दो है बॉन्ड, ये दो बॉन्ड है ना, इनको आप सेम तरह दिखाओ, मतलब एक से कहते हैं सॉलिड लाइन में दिखा दो। लेकिन जब आपके पास एक स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, इस तरह से, अब ये क्या है, इसमें एक आगे की जानिब है, दो पीछे की जानिब है, तो इसका मतलब है इनकी जो ज्योमेट्रीज हैं वो तो चेंज हो गई हैं। तो ज्योमेट्री अगर चेंज हो गई हैं तो फिर आपको बॉन्ड की थोड़ी सी जो बनावट है वो तो बदल के दिखानी है, ताकि ये अंदाजा हो जाए कि भाई कोई आगे है बॉन्ड, कोई पीछे है, ठीक है ना। इससे ये पता चलता है। इसको हम कहते हैं वेज शेप है। वेज शेप का मतलब इसी तरह ही होती है जैसे आपने आरे की शक्ल कभी देखी हो, पीछे से पतली आगे से मोटी, ऐसे दिखा सकते हैं। और इस तरह करके दिखा सकते हैं कि इसको आप छोटा करते जाओ, इस तरह पता चलेगा ये दोनों बॉन्ड डिफरेंट ओरिएंटेशन में। और एक बॉन्ड तो आप वैसे बनाते ही हो सिंपल करके। तो इसका मतलब है कि अगर नाइट्रोजन के पास ये तीनों बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि तीनों बॉन्ड की ओरिएंटेशन डिफरेंट डायरेक्शंस में है, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, आप सिंपल सब बॉन्ड भी बना दोगे तो भी चलेगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बनाकर दिखाया है, ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं। और अब वो क्या कहता है, देखो यहाँ पर एक चीज है, अगर आपको नजर आ जाए, क्योंकि बड़ी क्लासेस में ऐसे ही लिखते हैं ज्यादातर, AB4 लिखने की बजाय AB3E लिख दिया है। B3 का मतलब है बॉन्ड पेयर्स हैं, और जो E है ना वो आपके पास एक लोन पेयर की अलामत रखी गई है। आप यहाँ पर और भी अलामत चेंज कर सकते हो, फिलहाल AB4 भी कह दोगे। आपकी बुक ने E का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया हुआ, लेकिन अगर कहीं आ जाता है तो समझ में आ जाए कि ये लोन पेयर को शो करने का तरीका है, ठीक है जी। तो ये सारा एंगल चेक करो, पहले कितना था 109.5 डिग्री, अब एक
लोन पेयर आ गया है। अब इस लोन पेयर ने क्या करना है, वो जो पहले ऐसे थे ना अलग अलग, उनको क्या करना है, अब ऐसे करना है, श्रिंक करना है। एंगल 109.5 डिग्री से कम होकर कितना हो गया है, 107 डिग्री तक पहुंच गया है। ये अमोनिया का है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है डिस्टॉर्टेड एंगल, डिस्टॉर्टेड शेप्स के एंगल्स क्या हैं, तो आप कहोगे लेस देन 109.5 डिग्री, बात खत्म। लेकिन वो कहते हैं अमोनिया में क्या है, तो फिर आप बाकायदा तौर पे जवाब दोगे 109.5 डिग्री। यही आपका एमसीक्यू बन जाएगा, ठीक है जी। डायग्राम में लिखें, लेबल भी करें। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है NF3। तो NH3 NF3 में कोई फर्क नहीं है, उसी तरह की सेम टू सेम शेप है। आप देखो यहाँ भी ऐसे ही है। आप तसव्वुर कर लो कि ये जो डायग्राम है ये कुछ यूं बनाई गई है, यहाँ पर N है और ये आपके पास 3 F है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी है। तो ये आपने लोन पेयर ऐसे करके दिखा दिया। ये डायग्राम कंप्लीट हो गई। यानी कि आप सिंपल बनाओ, यही N1 2 3 F3। अब इसमें फर्क भी है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर जो ऊपर वाला डायग्राम आप देखोगे, उस डायग्राम में जो नाइट्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। यानी कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन की ज्यादा है, ठीक है। और जबकि यहां पर अगर चलोगे तो लिखा हुआ है कि फ्लोरीन, जो कि पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो जो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज करो कि ये आपके पास एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा नाइट्रोजन का, ये तीसरा और चौथा पांचवा तो बनाया बता। फिर उसके बाद समझो ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेंगे। सोचो, पहले ये ऐसे था जब नाइट्रोजन के जेर असर था बस, लेकिन जब फ्लोरीन भी आए तो ये लोन पेयर ऐसे हो गया। अब वो याद आएगी पुरानी वाली बात आपको कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, लोन पेयर की रिपल्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अब यहां पर जोर लगने लग जाएगा और ये कहेगा भाई थोड़ा दूर दूर हो जाओ। पहले एंगल कितना था अमोनिया के अंदर, देखो अमोनिया का जो एंगल था वो आपके पास 107 था। अब 107 से ज्यादा होना चाहिए, कम कम होना चाहिए ना। तो अब देखो ये 102 की तरफ चला गया है। तो इस तरीके से एंगल की कमी हो गई है, स्मॉलर देन द अमोनिया। वाई? वही बात है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स की वजह से ऐसा है। अच्छा, इसमें कुछ और भी होगा क्योंकि सर ये क्या करीब, देखें जब ये इलेक्ट्रॉन और भी करीब आ जाएंगे, मैं जरा इसको दोबारा से समझाता हूं आपको इस पार्ट को। देखो, इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि भाई बॉन्ड पेयर दूर हो जाए। तो बॉन्ड पेयर पहले यहां पर थे लेकिन अब वो करीब आ सकते हैं। क्यों? देखो, जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे, वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन से दूर हो जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि पहले जो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो इलेक्ट्रॉन दरमियान में आए हुए थे और ये इलेक्ट्रॉन अब हाइड्रोजन को मजीद करीब होने, यानी ये हाइड्रोजन अगर चाहे थोड़ा सा जरा मैं आगे हो जाऊं, नहीं हो पा सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल करीब आ चुके हैं। लेकिन अगर आप इसी एग्जाम्पल को दोबारा से देखो, यहां पर अब इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से क्या हो चुके हैं, दूर आ चुके हैं। यानी अब ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ये तीनों के तीनों बॉन्ड, यानी कि फ्लोरीन का एक, ये दो, ये तीन, अगर करीब आना चाहें, ठीक है, तो करीब आ सकते हैं। तो इसका मतलब है एंगल के श्रिंक होने में जहां लोन पेयर का किरदार है, वहां पर बॉन्ड पेयर भी अपनी चूंकि जगह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ आ गए हैं, तो वो अलाउ भी कर रहे हैं इस स्ट्रेस को कि भाई ये करीब आ भी सकते हैं। तो इस तरह से एंगल जो है वो तब्दील होकर 107 से पहुंच गया है कहां पर, 102 पर। ठीक है जी, ये आपने बहुतात होकर समझ ली बात। अब चलते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ। अब अगली एग्जाम्पल में क्या होगा, एक और लोन पेयर इजाफा हो जाएगा। अब दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर होंगे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक लोन पेयर है और ये आपके पास दूसरा लोन पेयर है। अब दो लोन पेयर हो गए तो बॉन्ड पेयर क्या बनाएंगे, बेंड ज्योमेट्री। अच्छा, ज्योमेट्री मैं आपको दोबारा बता दूं और शायद ना बताई हो, तो ये कौन सी है, ये भी पैरामिडल ज्योमेट्री है। जैसे NH3 में थी वैसे NF3 के अंदर है, लेकिन थोड़ा सा एंगल का डिफरेंस आ गया था। तो जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन अगर हम लोन पे हटा दें
तो शेप कैसे आ जाएगी, बेंट। आपने ये डायग्राम बनानी है इसकी, ठीक है। अगर चाहो तो आप दो लोन पेयर भी दिखा सकते हो, मतलब अगर आप चाहते हो सर मैं डायग्राम कौन सी बनाऊं, लोन पेयर ना दिखाऊं, तो आप एक ही डायग्राम में एक लोन पेयर यहाँ बना दें, एक यहाँ बना दें। अगर आपको मुश्किल लगता है तो सिर्फ जैसे सिंपलेस्ट वे होता है आप जस्ट ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखा दें, तो ये भी आपके पास समझ आ जाएगी आपको बात, ठीक है जी। तो मतलब इतना भी बुक बनाना काफी है। तो टेट्राहेड्रल शेप चाहो तो बनाओ, चाहो तो ना बनाओ। अब इसके बाद आगे देखोगे तो आपके पास एक टाइप और चेंज कर दी गई है, यानी हेड डिस्टॉर्शन के अंदर ही। लेकिन इस दफा वो कह रहे हैं कि आइन भी देखो, मतलब आपको AB4 टाइप में कुछ आइन भी दिए जा सकते हैं। ये आइन बनाने बड़े आसान है। इसमें पहली एग्जांपल है, ये एग्जांपल है अपना टेट्राहेड्रल, तो ज्योमेट्री रहेगी जैसे कि ये है, लेकिन जो तब्दीली आएगी वो कहाँ आएगी, लोन पेयर को हटाने के बाद पैरामिडल में। लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल दिया गया है वो वही है H3O पॉजिटिव, यानी हाइड्रोनियम आयन। ये वो वही कौन सा है, इसकी एग्जांपल हमने एक्सपेंडेड ऑक्टेट में भी सीखी थी, ठीक है, या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ने बल्कि पहले पढ़ा था, तो आप वहां से भी देख सकते हो। अगर देखा हुआ है तो बस फिर आपको आसान लगेगा, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ है उनके लिए सिर्फ छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूं। देखो बेटा, ऐसा है कि आपके पास H2O था, इस H2O ने एक हाइड्रोजन आयन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, और इस तरह जो नई चीज बनी वो बनी H3O पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये आपके पास हाइड्रोनियम आयन है। इस हाइड्रोनियम आयन में एक O और 3 H है, तो दरमियान में जो O है वो दरमियान यानी सेंट्रल है, और जो आपके पास 3 H है वो निचली जानिब है। लेकिन ऑक्सीजन के पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक पेयर तो इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर और भी होता है, और यही लोन पेयर की शक्ल में आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो इस तरह से लोन पेयर की वजह से बजाय ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर के वो ट्राइगोनल पैरामिडल हो गई है, ठीक है जी। तो ये शेप ज्योमेट्री आप करोगे AB4 की यानी टेट्राहेड्रल, और शेप लोन पेयर को हटाने के बाद करोगे, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह की डायग्राम बना लें। अगर बुक में बनानी है आपने तो फिर आप यूं लगा लीजिएगा, ये ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर और 1 2 3 जो है वो आपके पास हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ये इस तरह की ब्रैकेट लगाकर ऊपर पॉजिटिव जरूर लगा दिया करें, इस तरह से आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है जी। तो ये मैंने क्विकली बता दिया। चलते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है जी अमाइड की, यानी कि इसमें अब वही दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर होंगे, दरमियान में है वो नाइट्रोजन, ठीक है। और ज्योमेट्री भी लोन पेयर को हटाकर बोलोगे तो ये आपके पास बेंड ज्योमेट्री है, इसको वी शेप ज्योमेट्री भी बोलते हैं। दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, एंगल लिखा हुआ है 104.1 डिग्री, तो एंगल भी आ गया, ज्योमेट्री भी आ गई, टाइप पता चल गई, बात खत्म हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट आएगी हमारे पास AB5 टाइप, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको AB4 की जो डायग्राम्स हैं उनको जरा मजीद थोड़ा सा रिफाइन करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वो टेट्राहेड्रॉन है, इसको आप डिफरेंट एंगल से देखो तो ये देखो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये अकेले एक प्लेन में नहीं आता है। और इसके मॉलिक्यूल को अगर गौर से देखो तो ये सेंट्रल एटम है आपके पास, और साथ साथ ऊपर नीचे मुख्तलिफ डायरेक्शंस में दिखाए गए एटम्स है, ठीक है। ये हो गया चारों के चारों बॉन्ड पेयर, और ये आपके पास वो डायग्राम हो गई जिसके अंदर एक लोन पेयर और नीचे 3 बॉन्ड पेयर, और ज्योमेट्री कैसे है, जैसे पैरामीटर टाइप है, यानी कि एक समझ लो मखरूत की तरह की बनी हुई है। तो ये आपके पास ट्राइगोनल पैरामीटर ज्योमेट्री है। अब ट्राइगोनल प्लेनर को दोबारा देखना, अगर भूल गए हो वो एक ही प्लेन में थी, अब ये पैरामिडल है, तो दोनों अल्फाजों से खराब ना कर देना। ट्राइगोनल दोनों में है, यानी 3 समझ लो कोनों वाला, और लेकिन पैरामिडल का मतलब है मखरूत की तरह, यानी तीनों के तीनों नीचे की जानिब है, और जो ट्राइगोनल प्लेनर था उसमें एक ऊपर और दो नीचे थे, ठीक है जी। इसके बाद दोबारा से एक डायग्राम को देखो, और इस वाले डायग्राम में देखो ये आपके पास क्या है, इसके अंदर दो लोन पेयर हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें देखो एक चीज देखो, मैं आपको और दिख से दिखाता हूँ अगर आप खुद देख पाओ। ये देखो, ये इस तरह अरेंज किए जाते हैं कि जो लोन पेयर है और दूसरा लोन पेयर है, उन दोनों के दरमियान जो फासला होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि इन दोनों के लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होगी। और अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान देखोगे तो फासला कम होना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन दरमियानी होती है, और सबसे कम फासला होना चाहिए किसके दरमियान, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान। देखो ये आपके पास, ये आपको ऐसे शायद महसूस ना हो रहा हो, लेकिन अगर आप एहतियात से देखो
तो आपको समझ में आएगा कि ये वाकई में जो फासला है ये खुद ब खुद इस तरह से रिपल्शन की वजह से मेंटेन होकर एंगल ही बना रहा है और शेप भी। अब आप खुद देखो, अगर आप हटा दो इन लोन पेयर को आपस में, ये वाटर की ज्योमेट्री ऐसे है, पानी की शक्ल है ये, तो बात क्या है कि ये आपके पास बेंड ज्योमेट्री है, ठीक है जी। और ये इसको वी शेप भी कह सकते हैं, जैसे कि हम कहते थे भाई ये वी शेप है, ये इसको हम ऐसे देखो तो दैट इज कॉल्ड अ वी शेप। तो ये जी, अब आपने चारों देख ली डायग्राम, कौन कौन सी, जिसमें चारों बॉन्ड पेयर थे, फिर एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर थे, फिर दो लोन पेयर जैसे कि ये है और दो बॉन्ड पेयर थे, ठीक है। अब चलते हैं अगली टाइप पे जिसका नाम है AB5 टाइप। अब AB5 टाइप में क्या है, अब आपको खुद अज्यूम होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि भाई AB5 टाइप में पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर, फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक लोन पेयर बाकी चार बॉन्ड पेयर, फिर दो लोन पेयर तीन बॉन्ड पेयर, फिर तीन लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, और दो बॉन्ड पेयर से कम तो होते नहीं है। तो ये चीजें आपको खुद ब खुद ऐड करनी है। हमारी बुक में सारी एग्जांपल नहीं दी हुई है, इसलिए थोड़ा सा हम वही फोकस करेंगे जो कि एग्जांपल हमारी बुक में है, ताकि ज्यादा एग्जाम ये ना हो कि हम बहुत ज्यादा काम कर बैठे, फिर वो आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम अपनी बुक के हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले आपने सोचना है कि AB5 टाइप वो होती है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। ओके भाई, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, सेंट्रल एटम के गिर्द, और इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल होती है, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। और ये मैं कैसे वो बनती है बता दूंगा मैं आपको। इसमें क्या होगा, अरेंजमेंट कैसे होती है, तीन जो पेयर्स हैं वो प्लेनर ट्राइंगल होते हैं। प्लेनर ट्राइंगल क्या होते हैं समझाते हैं। और इनको प्लेनर को हम इक्वेटोरियल पोजीशंस बोलते हैं, ये इक्वेटोरियल पोजीशन दिमाग में रख लेना। और दो पोजीशंस लाई ऑन द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द ट्राइंगल। समझ आ रही, ट्राइंगल के परपेंडिकुलर क्या होता है बताते हैं भैया। और बॉन्ड एंगल इसमें दो किस्म के होते हैं, 120 डिग्री भी होता है और 90 डिग्री भी होता है। अब हम चलते हैं इस मॉलिक्यूल को एक दफा समझते हैं, ताकि पता चले कि हाँ भाई ये समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। देखो भाई, ये फॉस्फोरस है। शायद ये डायग्राम आपको इतनी अच्छी यहाँ समझ ना आ रही हो, पर वैसे बनी अच्छी है ये डायग्राम्स, लेकिन मैं आपको इसको 3D में दिखाता हूँ। हाँ जी, तो ये देखो, ये आपके पास ट्राइगोनल बाइपैरामिडल है। अगर गौर से देखो, आपके पास जो ये वाला एटम है और आपके पास ये वाला एटम है, ठीक है, ये दरमियान तो सेंट्रल एटम है, और जो आपके पास ये वाला एटम है, ये तीनों एटम एक ही प्लेन में है, एक ट्राइंगल बना रहे हैं। देखो मैं समझाता हूं कैसे। देखो सपोज करो, यूं करके देखो इसको, ये ट्राइंगल है। अगर मैं आपसे कहूं कि एंगल कितना है, तो आप कहेंगे सर ये तो हमें समझ में आता है, ये 120 डिग्री है, यानी कि इसके और इसके दरमियान, फिर आगे 120 डिग्री है और ये 120 डिग्री है। तो ये आपके पास तो पूरा का पूरा एक ट्राइंगल ही बन गया, यही है ट्राइएंगुलर। अब सर बाई पैरामिडल क्या मतलब है, देखो ये यूं करके देखो दोबारा से डायग्राम को। अब आपको जो ऊपर नजर आ रहा है ना, ये वाला एटम, ये अच्छा, वो जो मैंने तीन दिखाए ना उन्हें कहते हैं इक्वेटोरियल, जो मैंने आपको पहले दिखाए थे। ये पोजीशंस कौन सी हैं जो मैंने आपको भी मेंशन करवाई हैं, जैसे कि ये वाले एटम की, इस वाले एटम की और इस वाले एटम की, ये क्या है इक्वेटोरियल, यानी इक्वेटर से आया है, दाएं बाएं आगे पीछे, ठीक है ना, ऊपर नीचे को नहीं, बस ये समझ लो कि दाएं बाएं जो सिमतें होती हैं, आगे पीछे भी कह लो चलो, तो उनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल। और एक होता है एक्सियल, इस वाली जो पोजीशन है, यानी समझ लो ऊपर से लेकर नीचे, ये हमारे पास एक्सियल पोजीशन पे एटम्स कितने हैं, दो हैं, या वर्टिकल पोजीशन बोल सकते हो, ये दो एटम है, मतलब एक ऊपर वाला एटम है और एक नीचे वाला एटम है। अब आपको समझ में आ गया भाई ये शेप तो ऐसी होती है। मैं जरा इसको घुमा के दिखाया था आपको। अच्छा, इसमें मैं आपको सिखाता हूं कि इसमें एक पैरामिडल भी होता है। अगर आप गौर से देखो तो आपको पता चलेगा, ठीक है जी। अब आप गौर से देखो, यहाँ एक पैरामिड बनेगा। अगर आप इस वाले एटम को, मैं बना के दिखाऊंगा भी आपको, लेकिन फिलहाल तसव्वुर कर लो, इस वाले, ये जो ऊपर वाला एटम है, इसको नीचे वाले तीनों से, मतलब कैसे, यानी आप ऐसा करो कि इसको जोड़ो इन तीनों से, 1 2 और ये आपके पास 3, तो ये क्या हो जाएगा, एक पैरामिड बन जाएगा। बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन के अंदर एक पैरामिडल आपको नीचे भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये दो पैरामिड होंगे। मैं आपको बना के दिखाता हूं, लफ्ज बनेगा बाई पैरामिडल। ये देखो, अब इसमें आपने ऐसे करके बनाना है कि सोचो ये आपके पास दरमियान में वो तीन है, 1, ये 2 और ये आखिरी वाला 3। अब हम बनाते हैं पैरामिड।
अब आपने ऊपर वाले से इन तीनों को मिलाना है, 1, ये 2 और ये आपके पास 3। इसका नाम हो गया पैरामिड। नीचे से भी मिलाओ उसको, ठीक है, नीचे वाले क्लोरीन से इन तीनों को, 1, ये 2 और ये आपके पास पीछे से होता हुआ जाएगा और ये आपके पास मिल जाएगा। ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है। ठीक है, आपको डायग्राम इसी तरह ही बनानी है। आसान सी करके दोबारा बना देता हूँ जल्दी जल्दी से। देखो पहले क्या करोगे, एक दरमियान में एलिमेंट ले लोगे फॉस्फोरस, फिर 3, 1 2 3, ठीक है, और ये आपके पास 4, ये 5, ये भी 5 टाइप हो गई। और यहाँ अगर आप PCl5 की एग्जांपल दे रहे हो तो यहाँ Cl, इधर भी Cl, ऊपर भी Cl और नीचे भी Cl। अब आप पहले बनाओ ट्राइगोनल। देखो ये आपके पास एक बन गया ट्राइगोनल, ठीक है, एक मुसल्लस बन गई है। अब बनाओ पैरामिडल, तो ये अब जरूरत नहीं बनाने की आपको, मतलब डायग्राम खराब ना लगे, इसने भी बना लोगे काफी है। ये बेशक रेड वाली भी ना बनाओ, लेकिन मैं आपको पूरी बना के दिखाता हूँ। ये ऊपर से मिलाया, अगर नीट क्लीन करके बना लो, अब नीचे से मिलाया तीनों को, तो अभी ये डायग्राम बनाई जा सकती है एग्जाम में। ये आपके पास ट्राइगोनल बायपिरामिडल, एग्जाम्पल PCl5। अच्छा, अब हो गए सर वो क्या कहते हैं एंगल कैसे हो गए? देखो जो ट्राइंगल है ना, उसके एंगल तो वही 120 डिग्री हो गए। और अगर 120 डिग्री हम देख लेते हैं, ये रहे, और आपको कहे सर 90 डिग्री किधर है? वो जो ऊपर नीचे यानी एक्सियल है, वो तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि इसके दरमियान क्या एंगल है, आप कहेंगे सर 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, इसी तरह तीनों नीचे भी 90 डिग्री के एंगल्स हैं। और ये जो एंगल है ये वाले, ये 120 120 120, ठीक है, समझ आ रहे तो ओके। नहीं तो बस समझ लो कि जो एक्सियल है उनकी वजह से एंगल 90 डिग्री, और जो ट्राइगोनल है उसकी वजह से 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है, शेप दोबारा देख लो 3D, तो आपको वहां पे एंगल भी नजर आ जाएंगे। अच्छा जी, ये डायग्राम भी किताब ने बनाई है, पहली वाली, ये भी बिल्कुल ठीक है, ऐसे बना लो एग्जाम के अंदर, गुड। ठीक है, ये जरा शेप के साथ बनाई गई है, ओके। और ये आपके पास, जैसे मैंने कहा, डायग्राम सिंपल सी थी, मैंने इसको जरा खराब कर दिया है। आप इस डायग्राम को वैसे ही बना लो जैसे कि आपको बुक में नजर आ रही है। जो डायग्राम इजी लगे, सबसे ज्यादा इजी लगे, वही बनाओ, गलती नहीं करो, बस सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे दिखाओ। ठीक है जी, अब चलते हैं थोड़ा सा इसकी डिस्टॉर्शन की तरफ। यानी जैसे हमने पढ़ा था डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इसका भी डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर आएगा, क्यों? क्योंकि लोन पेयर जो एंटर कर जाएंगे, तो जब लोन पेयर एंटर करेंगे तो फिर आपको कुछ ऐसे नजर आएगा। देखो भाई, वो ऐसे डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी है। एक I3 नेगेटिव की एग्जांपल है। अब आपको समझ तो वैसे खुद ही आ जाएगी बात, ऊपर वाली बात भी आपको पढ़नी आ जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं। देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ ये है कि ये एक लोन पेयर है, ये दूसरा लोन पेयर है, ये तीसरा लोन पेयर है। जो तीनों के तीनों लोन पेयर हैं ये वही हैं, यानी जैसे हमने कहा था जो ट्राइंगल में थे, तो तीनों के तीनों क्या हुए? लोन पेयर अगर हो गए। और ये आपके पास एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला बॉन्ड पेयर बना है सेंट्रल एटम के साथ, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? लोन पेयर हटा दो तो फिर एक लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा ना, और जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। सिर्फ आपने बॉन्ड पेयर को देखना है, लोन पेयर को नहीं, क्योंकि शेप जो होती है, फाइनल शेप जो होती है, वो लोन पेयर को निकाल कर होती है। तो ये बुक ने एग्जांपल दी है I3 नेगेटिव की, तो फिर ये मैंने भी यहाँ पर दे दी है। बाकी सारा कुछ वही लिखा हुआ है। टोटल 5 इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे, जैसे यहाँ दिखा दिया है। डायग्राम पहले बना लो, डायग्राम दिमाग में पक्का पक्का करके फंसा दो कि भाई ये डायग्राम है। जैसे डायग्राम आपके दिमाग में आएगी, यानी आपको उसका इमेज बनेगा, आपके एग्जाम देते हुए खुद पता चल जाएगा कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है, क्या एंगल है। तो ये फिलहाल आप करेंगे। बहरहाल मैंने एंगल भी लिख दिया है, सारा कुछ लिख दिया है, कुछ कमी बेशी भी कर सकते हो अगर क्वेश्चन शॉर्ट आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब चलो आगे, जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वो है AB6 टाइप्स के हिसाब से। आपको सर ये तो समझ में आ गई हमें, AB6 का मतलब तो पता है हमें। AB6 का मतलब ये है कि सेंट्रल एटम के गिर्द 6 क्या होंगे? बॉन्ड पेयर, यानी टोटल 6 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, फिर एक लोन पेयर हो सकता है, फिर 2 लोन पेयर हो सकते हैं, ऐसे करके। जैसे मैंने आपसे कहा, हमारी बुक ने सारी एग्जांपल्स नहीं कोट की हुई, जितनी की हुई हम उसी तरह से चल रहे हैं। अच्छा भाई, अब देखो जो इसमें AB4 टाइप है ना, वो सबसे ज्यादा कीमती है, यानी उसमें से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि वो ज्यादा मतलब इस स्टैंडर्ड के ऊपर ज्यादा समझी जाती है। और जो ये स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं AB5 AB6 AB7, ये आमतौर पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स देते हैं,
और ये जो हम कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स पढ़ते हैं, कुछ कंपाउंड की टाइप्स होती हैं तो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं, उनमें काम आती हैं। तो चूंकि हमारे सिलेबस में वो ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, इसलिए ज़्यादा यहाँ नहीं आएगा, लेकिन कार्बन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। तो कार्बन से रिलेटेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और जो उससे मजीद डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर्स हैं वो सब के सब ज़्यादा कीमती रहेंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन ये कि चूंकि सिलेबस का हिस्सा है, ज़रूर पढ़ें, याद करें और याद ये भी करें एग्जाम्पल कौन सी है। तो बहरहाल AB6 है, और AB6 में जो बेसिक सेंस है वो यही रहेगी कि सेंट्रल एटम जो होगा उसके गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्यूपाई द कॉर्नर पर जाएंगे, ठीक है। और डायग्राम कौन सी होगी, स्क्वायर प्लेनर में बना के दिखाता। और इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, पेयर्स होंगे, वो वही जैसे मैंने कहा एक्सियल होंगे या वर्टिकली आप उन्हें कह सकते हो वर्टिकल होंगे। और जो एंगल होगा वो हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। देखो मैं समझाता हूँ कैसे, ये बड़ा आसान सी डायग्राम है। ये देखो, ये वही डायग्राम जो आपको पहले दिखाई थी, लीनियर 2 थे इसमें एटम। अब मैं इसमें देखो ये एक एटम और दाखिल कर रहा हूँ, ये आपके पास हो गया 3 बॉन्ड पेयर लग गए, ठीक है। लेकिन ये डायग्राम फिजिबल नहीं है, ये डायग्राम नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि देखो जो जो ये डिस्टेंस है ये ज्यादा है, और यानी 180 डिग्री का, और ये डिस्टेंस कितना है, कम है 90 डिग्री का। तो इसका मतलब है कि ये उस पास्टुलेट से मुनहरिफ कर रही है बात कि आपको सारे पेयर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि उनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो। तो यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसको आपको अरेंज ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, फिर इसी तरीके से ये हम जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। लो भाई, अब देखो गौर से, 1 2 3 4 ये क्या है, ये इक्वेटोरियल है, और ये जो है ये वर्टिकल है ऊपर से नीचे। अब एंगल चेक करो, जहां से भी चेक करोगे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है ना। इस तरह से अगर यूं कर लोगे, तो नहीं मैंने इसको घुमा दिया, अभी भी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का स्ट्रक्चर है। इसको आप कैसे बोलोगे, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है जी। इसको पहले मैं आपको दिखाता हूं आपको। अब देखो, ये आपके पास डायग्राम है जो मैंने आपको बना के दिखा, इसमें एटम नहीं दिखाए हुए, इसमें जस्ट आपको एक शेप बताई जा रही है। देखो गौर से, ये आपके पास समझ लो कि ये पहला, फिर उसके बाद ये वाला दूसरा, फिर तीसरा और ये चौथा। अब ये ऊपर और नीचे, ये ऊपर और ये नीचे, तो ये शेप जो है ना वो ऑक्टाहेड्रल शेप है। इसकी थोड़ी सी एक और भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली देखो। अब ये डायग्राम को सर ये वही डायग्राम है जी, ये वही डायग्राम है, देखो इसमें भी वही है। समझो यहाँ पर एक एटम लगा हुआ है, पहला एटम, इधर दूसरा एटम, इधर तीसरा एटम और इधर चौथा एटम, ठीक है। सारे एटम लग गए, इसको तरह ऐसे कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ हेड्रॉन, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स शेप हो गई ना। हेड्रॉन का मतलब है साइड। अब इसके साइड गिनते हैं। देखो सपोज कीजिए ये पहली साइड है इसकी, इसके बाद ये इसकी दूसरी साइड है, ये इसकी तीसरी और ये चौथी, 4 ऊपर की साइड है और इस तरह 4 नीचे की साइड है। तो 4 और 4 कितने हुए, 8। तो ऑक्टाहेड्रॉन भी बोलते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी बोलते हैं। तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको भी यानी इसमें हमने बॉन्ड्स नहीं दिखाए, इसमें शेप को बंद करके देखा है। इस तरह से टेट्राहेड्रल को देखोगे तो उसमें भी 4 आपको हेड्रॉन्स या साइड नजर आएंगे। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है जी। वापस चलते हैं एक दफा और एक बात समझ के जाते हैं यहाँ से। तो अब देखते हैं इसकी एग्जाम्पल्स को। अब इसकी एग्जाम्पल को गौर से देखो, तो इसमें पहली एग्जाम्पल आ रही है सल्फर की, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब देखो सल्फर हेक्साफ्लोराइड के अंदर आपको डायग्राम पहले देखनी है। डायग्राम जैसे देखोगे आपको समझ में आ जाएगा भाई क्या होने लगा है। देखो सेंट्रल एटम सल्फर है, उसके चारों तरफ पहले यहाँ देखो फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है, फिर फ्लोरीन फ्लोरीन, और 4 हो गई और 2 ऊपर नीचे, तो ये 6 हो गए। तो 6 के 6 क्या है, बॉन्ड बने हुए हैं। तो आप कहेंगे जी 6 के 6 यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स हैं, और इस तरह से लोन पेयर यहाँ पर 0 हो गए। ज्योमेट्री बता दिया, ऑक्टाहेड्रल है जी, और शेप भी ऑक्टाहेड्रल है, और बॉन्ड जो है वो 90 डिग्री का ही है। यानी अगर आप गौर से देखो तो आपको हर एक बॉन्ड, चाहे आप ये वाला देखो, चाहे ये देखो, चाहे ये देखो, ये इस तरह से नीचे वाले से भी ऊपर की तरफ देखोगे, और इसी तरह से इन दोनों के दरमियान भी देखोगे तो 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। बज़ाहिर आपको 3D डायग्राम में सही समझ में आया था, लेकिन यहाँ पे भी वो आप महसूस कर सकते हो कि 90 डिग्री का एंगल है। आपने जो बुक में डायग्राम बनानी है वो बिल्कुल सीधी सी है, यानी कि आपने ये डायग्राम बना देनी है, काम खत्म, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो ये भी बना सकते हो,
और इस डायग्राम में जैसे आपको दिखाया जा रहा है कि सॉलिड वेज हैं या कह लो बॉन्ड कुछ ऐसे दिखाए हैं कि जो आगे वाले बॉन्ड हैं, यानी कि जैसे ये वाला बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड है, ये दोनों के दोनों कैसे दिखाए हुए हैं, ये दिखाए सॉलिड, इसका मतलब है कि दोनों एक ही प्लेन में है। और ये वाला बॉन्ड और जो ये वाला बॉन्ड है वो एक ही प्लेन में है, और ऊपर नीचे वाले सॉलिड एक लाइन की शक्ल में बॉन्ड दिखाया है, तो ये एक ही प्लेन में है। तो इसका मतलब है जो प्लेन डिफरेंट होता है तो फिर हम बॉन्ड की टाइप चेंज कर सकते हैं। तो ये डायग्राम अच्छी है, अगर आप बना सको तो बनाओ, वरना फिर यही डायग्राम बस बहुत है, जहाँ छुड़ाओ काम बनाओ, और मुश्किल नहीं लगेगा। मतलब ये आपको बनाना मुश्किल भी नहीं लगेगा, और जो लोग अच्छी ड्राइंग करते हैं फिर वो अपने अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से, ये ना हो कि डायग्राम बनाते रहो और कुछ लिख ना सको। तो बहरहाल ये मैंने सारा कुछ लिख दिया है। अब चलते हैं इसके बाद आगे। एक नई एग्जांपल है ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। ये भी सेम टू सेम वैसे है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि देखो इसमें ऊपर और नीचे लोन पेयर आ गया, यानी 6 टोटल पेयर थे, 2 लोन पेयर हैं, बाकी बॉन्ड पेयर हैं। तो यही बात लिखी है कि 4 हमारे पास यहाँ पर पेयर हैं, कौन से, बॉन्ड पेयर, और 2 कौन से हैं, लोन पेयर, ठीक है। और जो एंगल है वो तकरीबन 180 डिग्री किसका है, लोन पेयर का, मतलब ज्योमेट्री का बेशक आप ना लिखो, तो लेकिन ज्योमेट्री का एंगल कौन सा है, ज्योमेट्री एंगल वही 90 डिग्री का ही है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कुछ मुश्किल नहीं लगा, बस हमने लोन पेयर दाखिल कर दी। अब आप कहोगे सर ये जो बाकी 4 बच गए हैं, सपोज कीजिए हम ये कहते हैं कि ये आपके पास 1 2 3 और ये 4, इसको जरा यहाँ मिलाकर देखो, यानी इस डायग्राम में, तो ये आपको साफ नजर आ रहा है कि देखो ये एक चकोर बना हुआ है। इस चकोर का नाम क्या है, चकोर एक ही प्लेन में है, चकोर का नाम है स्क्वायर प्लेनर, यानी ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, लेकिन जो शेप है वो लोन पेयर को निकालने के बाद स्क्वायर प्लेनर रहेगी। तो इस अंदाज के अंदर आप चाहो तो ये वाली डायग्राम बनाओ, ये कोई मुश्किल डायग्राम नहीं है, आसान है। देखो ये लोन पेयर आपको ऊपर और नीचे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल यही लोन पेयर आपको ज़ीनॉन के ऊपर और ज़ीनॉन के नीचे भी नजर आ रहे हैं, ऐसा तो मुश्किल नहीं है कोई, ठीक है। बना बना कर देखो। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, यानी क्विक चेक आ गया अब आपके पास। अब क्विक चेक में क्या करना है, क्विक चेक में बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ द लोन पेयर्स, लोन पेयर कैलकुलेट करो। तो वाटर में लोन पेयर कितने होंगे, देखो मैंने कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया यहाँ पर। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में, 6, टोटल 8 होते हैं, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 6, तो 6 आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है। अब वाटर ने या वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर किए हुए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर उसने शेयर कर लिए हैं तो शेयर करने पर बाकी कितने बचे, 4। उन 4 इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करो तो 2 पेयर बनते हैं, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। बाकी अगर आपको डायग्राम आती है तो आप डायग्राम के थ्रू बता देना कि भाई ये डायग्राम है, और अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 लोन पेयर होते हैं, तो डायग्राम के थ्रू भी लोन पेयर है। लेकिन बुक ने कहा कैलकुलेट, तो हमने कैलकुलेशन का तरीका निकाला। फिर इसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट में ICl3, आयोडीन ट्राइक्लोराइड, इसमें क्या होता है, तो आयोडीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और उसने 3 क्लोरीन के साथ यूज कर लिए हैं, तो बाकी कितने बचे उसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन, पेयर अप करोगे तो 2 लोन पेयर होते हैं। तो इस तरीके से आपके पास लोन पेयर कैलकुलेट हो गए हैं। बाकी डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम पूछी नहीं है इसलिए नहीं बता रहे। और I3 नेगेटिव यानी ट्राई आयोडाइडाइन, इसका स्ट्रक्चर मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको वहां समझाया था जब मैंने एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाला लेक्चर दिया था। उम्मीद है कि वो आपको याद होगा, नहीं तो जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत कुछ है। लेकिन फिलहाल हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन में क्या है, देखो एक आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपके पास हो गए इलेक्ट्रॉन। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए ये बताओ, देखो भाई टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 22, क्योंकि 3 आयोडीन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन रखोगे तो 21 और एक एक्स्ट्रा 22। अब 22 में से चलो आगे, अब वो कहता है समझ लो ये आपके पास आयोडीन है, एक आयोडीन यहाँ पर है, एक आयोडीन यहाँ पर है, सेंट्रल के बारे में बताना है हमने। इसका एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होते हैं। लेकिन हम आसान सी बात करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 बॉन्ड बना लिए इसने, तो 2 बॉन्ड बनाने पर क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए टोटल। क्योंकि वो कैसे सर, देखो ये आपके पास ये भी गिने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इस आयोडीन के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे आयोडीन के, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 22 कर लिए ना, 22 में से 4 निकाल दो, तो जब 22 में से 4 गए तो कितने बचे, 18। 18 को पेयर अप करो तो 3 अपना चलो 9 लोन पेयर बने। 9 लोन पेयर पे 3 आयोडीन है, तीनों पे डिवाइड कर दो, बराबर दे दो उन सबको लोन पेयर, तो सबको 3 3 मैसर आएंगे। इस तरह से
3 लोन पेयर होगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी जो डायग्राम बनाओगे तो उसे भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेड डॉक्टरेट में ये बात समझाई है, इसलिए ज्यादा बहरहाल बात नहीं करूंगा। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। बॉन्ड पेयर बताने हैं, लोन पेयर बताने हैं, तो इसका तरीकाकार ये है कि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसने 4 ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो चारों के चारों बॉन्ड पेयर होंगे और कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। तो डायग्राम अगर बनाना चाहो तो बना ले लो, ये आपके पास वही टेट्राहेड्रल डायग्राम है। यहाँ पे H, इधर भी H, इधर भी H और इधर भी H। तो एक सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड पेयर और कोई लोन पेयर के साथ ये बॉन्ड बनाया है, या कह लो ये मॉलिक्यूल को डिजाइन किया है। H2SC जो सिलीनियम है ना, वो आपको यूं याद करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था कि पी ब्लॉक याद कर लो चैप्टर 1 में। तो देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, इसका मतलब है जो ऑक्सीजन के साथ है वही सिलीनियम के साथ है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर, तो सिलीनियम में भी ऐसा ही है। तो सपोज कीजिए आपके पास सिलीनियम है और आपने हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिए हैं, जैसे H2O होता है। तो H2O के पास कितने पेयर थे? 2 लोन पेयर थे, तो 2 लोन पेयर और 2 ही बॉन्ड पेयर। अच्छा, इसके बाद चलो नेक्स्ट में PH3 फॉस्फीन गैस। इसमें P कहाँ पे होता है? नाइट्रोजन के नीचे। तो नाइट्रोजन वाली स्टोरी ही दोबारा कर लो। ये आपके पास नाइट्रोजन है और 1 2 3 इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं। अब नाइट्रोजन हटा दो क्योंकि नाइट्रोजन तो हमने नहीं बनाना, क्योंकि ये पहले बनाया था। अब यहाँ पे लगा लो P, ये बन गया PH3। और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता था, इसके पास भी एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। फिर प्रिडिक्ट द शेप। अब वो कहता है जी शेप बताओ किसकी? इन तीनों की। ये मैंने बता दी, लेकिन साथ साथ एंगल्स वगैरह मैंने लिख दिए हैं, तो आप शेप दोबारा से यहाँ पे बना सकते हो। फिर है प्रिडिक्ट हाउ बॉन्ड एंगल इन H2S वुड बी डिफरेंट। कहां से? वाटर से कैसे मुख्तलिफ होगा। अब देखो ऑक्सीजन भी उसी ग्रुप का है और सल्फर भी उसी ग्रुप का है। H2O कहो या H2S सेम होना चाहिए ना, लेकिन वो क्या कहता है, जवाब सुनो। वाटर हैज अ बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री, जबकि सल्फर में ये एंगल 92 डिग्री का है। एक्चुअली होता यह है कि सल्फर एक बड़ा एटम है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं और उनके दरमियान फासला काफी बढ़ जाता है। तो इस तरह से रिपल्शन कम हो जाती है और कम रिपल्शन बॉन्ड को क्रीप कर देती है। इस तरीके से आपके पास 92 डिग्री है। शेप सेम रहेगी बिल्कुल, बस एंगल का फर्क आएगा, बाकी और कोई मसला नहीं है। इसके बाद एक और क्विक चेक दिया हुआ है, ड्रॉ द लिविज स्ट्रक्चर, यानी लिविज स्ट्रक्चर बनाओ। जैसे हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर, वही लिविज स्ट्रक्चर है जिसमें आपने कोवेलेंट बॉन्ड दिखा देना है। और वो कहता है कि बताओ भाई ज्योमेट्री कौन सी होगी। अब ज्योमेट्री के बारे में देखो भाई, सबसे पहले वो जिक्र कर रहा है IF3। देखो आयोडीन के लास्ट शेल में तो इलेक्ट्रॉन भाई साथ ही रहते हैं और फ्लोरीन उसके साथ शेयर करता है। तो अगर हम ये कहें कि ये आपके पास आयोडीन है और यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन है, इधर भी फ्लोरीन है, इधर भी फ्लोरीन है, तो ये 3 फ्लोरीन है और ये 2 आपके पास आयोडीन के पास लोन पेयर्स हैं। ठीक है, इस तरह सोच सकते हो। और ये कौन सी टाइप होगी? जाहिर सी बात है 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, टोटल हो गए 5। तो 5 का मतलब है इसके पास टाइप जो है AB5 है, लेकिन 2 लोन पेयर है और बाकी बॉन्ड पेयर हैं। तो 3 बॉन्ड पेयर को जब ऐसे हो जाए तो समझ लो ये जो आपके पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ये ऐसे टी शेप स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इसकी ज्योमेट्री तो वही रहेगी, कौन सी वाली? ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, लेकिन इसकी शेप जब हम निकाल देंगे लोन पेयर को तो उसे टी शेप बोलते हैं। तो ये आपने टी शेप याद रखनी है। अच्छा जी, इसके बाद एक और एग्जाम्पल पता की है, IF5 के बारे में बताओ। तो वही बात समझ लो कि दरमियान में आपके पास I है और ये 5F है। असल में ना इनकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन का सहारा भी लेना पड़ता है। तो फिलहाल अभी तो वो आपने पढ़े नहीं है, जब पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पे थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आंसर के हिसाब से, यानी क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दे रहे हैं और आंसर के हिसाब से सब कुछ लिख रहे हैं। तो उसने IF7 के बारे में पता किया, IF5 के बारे में। तो IF5 में AB6 टाइप है, यानी कि एक लोन पेयर है और 5 बॉन्ड पेयर है, टोटल 6 हो गए। और ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, लेकिन लोन पेयर हटाकर जो एक्चुअल शेप बनेगी वो स्क्वायर पैरामिडल। क्योंकि सर ये कैसे बनी? देखो सपोज करो कि ये आपके पास एक बन गया स्क्वायर, ठीक है, और ये ऊपर से जोड़ोगे तो ये बन जाएगा एक पैरामिड। तो स्क्वायर, प्लेनर,
पैरामिडल, ऐसे भी ठीक है, स्क्वायर पैरामिडल भी ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये आपको डायग्राम बनानी आ गई। और फिर इसके बाद आता है वो जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको एक टेबल के बारे में बताऊंगा। तो ये बेटा वो टेबल है जो टेबल सारे जितनी हमने एग्जाम्पल पढ़ी हैं उन सारी एग्जाम्पल के बारे में बताता है। यहाँ मैंने सारी एग्जाम्पल लिख दी हैं, कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी इनमें पेयर लिख दिया है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पर दर्ज कर दी है। अगर आप इस टेबल से सारा सहारा ले लोगे तो आपकी बुक में जितनी भी एग्जाम्पल हैं वो सारी की सारी इसी के अंदर हल हो जाएंगी। तो ये वाला जो समझ लें कि टेबल है ये इंतहाई अहम है। बुक ने भी एक टेबल दिया था पर ये टेबल काफी हद तक बेहतर है। अच्छा, इसमें एक आखिर में मैं बताऊं आपको, एक टाइप दी हुई है जिसका नाम है AB7 टाइप। ये हमारी बुक ने पढ़ाई नहीं है, फिलहाल मैं आपको बोनस के तौर पर ये हल्की सी पढ़ा देता हूँ। एक ही रह गई है, इसके अलावा मतलब ये जो हमने पढ़ ली है, पता नहीं क्यों नहीं दी बुक ने, लेकिन जितनी पढ़ ली है इसमें ये अकेली रह गई है। तो मैं इसकी डायग्राम हल्की सी बना देता हूँ। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं IF7 की। तो समझो I दरमियान में है, अब आपने 7 कैसे लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। वो जो पहले 5 बनाए हैं वो इक्वेटोरियल हैं, यानी समझ लें कि एक ही प्लेन में मौजूद हैं, और ये जो आपके पास ऊपर नीचे हैं ये अलग से हैं। अब इसमें देखो किस तरह से समझनी है बात। आपने सोचना है कि ये जो आपके पास है ना 1 2 3 4 और ये 5, ये आपके पास क्या हो गया, पेंटागोनल, 5 साइड्स वाला। और फिर बनाओ पैरामिड्स। सर पैरामिड वही जैसे पुराना तरीकाकार है, ऊपर से जोड़ो इसको, यहाँ पर एक 5 से जोड़ो, 5 से 5, यानी एक को 5 से जोड़ो, 3, ये आपके पास 4 और ये 5, ये एक पैरामिड बन गया। ठीक है, इसी तरह से एक पैरामिड नीचे बनेगा, इसको जोड़ो सबसे 1, ये सब के सब एटम्स है यहाँ पर, किसके, F के, 1 2 3 4 5 6 और नीचे वाला 7। तो अब ये जोड़ हमने कहाँ तक लिया था जी, यहाँ तक। और फिर उसके बाद पीछे वाले से भी इसको जोड़ो, इसको भी जोड़ो और इसको भी जोड़ो। इस तरह से आपके पास 2 पैरामिड बन गए, जिसको हम कहते हैं पेंटागोनल बाई पैरामिडल। ठीक है जी, तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी ये वाली बात। इसमें सातों के सातों जो हैं वो क्या हैं, बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए ज्योमेट्री भी वही है और साथ साथ शेप भी वही है। बाकी जो एंगल है उसमें चेंजिंग आ सकती है। जैसे एंगल मिसाल के तौर पर ये देखो कि जो ऊपर से नीचे वाले के दरमियान है वो सबके सब एंगल जो है 90 डिग्री के हैं, और जो ऐसे हैं ना दरमियान में, उनके जो एंगल है वो कम है 90 डिग्री से, और वो है 72 डिग्रीज। इस तरह 2 किस्म के एंगल्स हैं, 72 डिग्री जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया, और 90 डिग्री, और ये दोनों इस शक्ल के हिसाब से बनाए गए। मैं थोड़ा क्विकली बना दिया है ताकि समझ में आ जाए कि हाँ भाई एक डायग्राम ऐसे भी हो सकती है। इसकी 3D डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आपके पास एक डायग्राम है, अगर आप गौर से देखो, समझो ये आपके पास पहला, फिर उसके बाद ये वाला दूसरा, फिर तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। 5 जो हो गए वो एक ही प्लेन में हो गए, और जो एक है वो ऊपर नीचे खड़ा हुआ है, यानी कि ऊपर और नीचे भी एक एक एटम मौजूद होगा। इस तरह से ये 5 नीचे और 6 और 7 ऊपर, ये भी आपके पास एक डायग्राम है जिसका नाम पेंटागोनल बाई पैरामिडल है। तो कैसा लगा ये आज का लेक्चर, इसमें आपको कितना समझ में आया? कुछ अगर मजीद बेहतरी की ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में राइट किया करें। बाकी जो नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, वहाँ से जाके आप रीड कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि फुल चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो वो चैप्टर के नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में डिटेल मौजूद होती है, वहाँ से जाकर आप इसको बाय भी कर सकते हो। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।